हेलो एवरीवन, क्लास 7 एनसीईआरटी इंग्लिश की न्यू बुक पूर्वी हम स्टार्ट कर रहे हैं। यूनिट 1 चैप्टर 1। दिस इज द डे द रिवर स्पोक, वो दिन जिस दिन एक नदी बोली। लेट्स डू दीज एक्टिविटीज बिफोर वी रीड। चैप्टर को पढ़ने से पहले हमें कुछ एक्टिविटीज करनी है। फर्स्ट इज क्लोज योर आईज एंड क्वाइटली लिसन टू द साउंड्स अराउंड यू फॉर अ मिनट। अपनी आंखें कुछ देर के लिए बंद करो और बहुत शांति से सुनने की कोशिश करो अपने चारों तरफ की आवाज़ें। फर्स्ट इज आर दे ट्राइंग टू टेल यू समथिंग। तो जब आप अपनी आंखें बंद करके आवाज़ें सुनते हो तो आपने ध्यान दिया होगा कि आप उन आवाज़ों को भी सुन सकते हो जिन पर आप आंख खोलते वक्त ध्यान नहीं देते हो। दैट मीन्स जब हम आंखें बंद करके बैठते हैं तो हमारे सुनने की क्षमता थोड़ी सी इम्प्रूव हो जाती है, क्योंकि हम बहुत ध्यान लगा के चीज़ों को सुनते हैं। तो अब आपको ये देखना है कि ये आवाज़ें आपको कैसी लग रही हैं, आपसे क्या कहने की कोशिश कर रही हैं। जैसे कि अगर आप अपने रूम में बैठे हो शांति से, तो हो सकता है आपको कहीं दूर किसी बर्ड की आवाज़ सुनाई दे, हो सकता है किसी कैट की म्याऊं या कोई डॉग बार्क आपको सुनाई दे, या किचन में कुछ बन रहा है उसकी आवाज़ आपको सुनाई दे। तो इस तरह की आवाज़ें आपको सुनाई देंगी। तो ये क्वेश्चन पूरी तरह से आपके इमेजिनेशन पर है। आपको वो आवाज़ें आपसे क्या कहती हुई लगती हैं वो आपको अपनी क्लास में शेयर करना है। ये एक स्पीकिंग एक्टिविटी है। सेकेंड इज, डू यू थिंक द थिंग्स अराउंड यू ऑल्सो लिसन टू यू ऑल डे। क्या आपको लगता है कि जिस तरह से आप अपने चारों तरफ की आवाज़ें सुनते हो, अलग अलग चीज़ों से, अलग अलग जानवरों से, पेड़ पौधों से आती हुई आवाज़ों को महसूस कर सकते हो, क्या आपको लगता है कि इसी तरह से आपके आसपास की चीज़ें, आपके आसपास के लोग भी इन आवाज़ों को सुन सकते हैं, उनको समझने की कोशिश करते हैं पूरा दिन। तो येस और नो जो भी आपको लगता है, मुझे लगता है कि हाँ ऐसा होता है। शेयर योर आंसर विद योर क्लासमेट्स एंड टीचर। अगर आप ये एक्टिविटी अपनी क्लास में कर रहे हो, आप अपने इमोशंस को सेंटेंसेस में बोल सकते हो। देन एक्टिविटी 2, जानवी वॉज अ ब्राइट यंग गर्ल। जानवी एक छोटी इंटेलिजेंट लड़की थी। हु लिव्ड विद हर पेरेंट्स, जो अपने माता पिता के साथ रहती थी, एंड 3 ब्रदर्स, और उसके 3 भाई, इन अ कोस्टल विलेज इन इंडिया। भारत के कोस्टल, कोस्टल होता है हिंदी में इसको कहते हैं तट, और तट होता है समुद्र का। तो समुद्र तट कोस्टल विलेज होते हैं। हर पेरेंट्स वर्कड ऑन द फार्म, उसके माता पिता एक खेत में काम करते थे। शी हैड अ ड्रीम, उसका एक सपना था। वॉट कुड दैट ड्रीम बी, वो सपना क्या हो सकता था। तो आप सोचो कि कोई बच्चा जो समुद्र किनारे किसी गांव में रहता है, उसका क्या सपना हो सकता है। उस बच्चे का सपना हो सकता है कि उसे कोई जगह देखनी हो जो उसके शहर से, उसके गांव से दूर हो। उसका सपना हो सकता है कि उसे बड़े होकर क्या बनना है। तो हर ड्रीम कुड बी कि व्हेन आई विल ग्रो अप आई विल बिकम अ डॉक्टर, व्हेन आई विल ग्रो अप आई विल ट्रेवल द वर्ल्ड। तो इस तरह के कुछ ड्रीम हो सकते हैं। सेकेंड इज, हाउ कुड शी मेक हर ड्रीम कम ट्रू। वो अपना सपना कैसे सच कर सकती थी। तो उसका जो भी सपना आपने अज्यूम किया है, आपने सोचा है कि वो बाहर जाना चाहती थी, वो वर्ल्ड घूमना चाहती थी, वो डॉक्टर या इंजीनियर बनना चाहती थी, टीचर बनना चाहती थी, जो भी उसका सपना था उसके लिए उसे क्या करना होगा। हाउ कुड शी मेक हर ड्रीम कम ट्रू, वो अपना सपना कैसे पूरा कर सकती थी। शी कुड गेट एजुकेशन टू फुलफिल हर ड्रीम। ये एक आंसर आप चूज कर सकते हो। नंबर 3 इज, व्हाट इज योर ड्रीम। आपका क्या ड्रीम है। तो आप जो भी आपका ड्रीम है, जो आप सोचते हो कि आप ये करोगे या ये करना चाहते हो अभी या बड़े होकर के, वो आप यहाँ पर एक्सप्लेन कर सकते हो। व्हाट कैन यू डू टू मेक योर ड्रीम कम ट्रू। आप अपने ड्रीम को, अपने सपने को सच करने के लिए क्या कर सकते हो। अगर आपका सपना है कि आपको बड़े होकर एक साइंटिस्ट बनना है, तो उसके लिए आपको बहुत अच्छी एजुकेशन की ज़रूरत है। तो इस तरह से आपका जो भी सपना है उसके आपको अभी क्या करना चाहिए वो आप यहाँ पर एक्सप्लेन कर सकते हो। शेयर योर आंसर्स विद योर क्लासमेट्स एंड द टीचर। अगेन ये एक्टिविटी एक ग्रुप एक्टिविटी है। आप अपने क्लास में करें या अपने फ्रेंड्स के साथ में करें, तो इससे आपको इंग्लिश स्पीकिंग की अच्छी प्रैक्टिस भी होगी। नाउ लेट्स मूव ऑन। ए बिग ब्राइट टीयर स्प्लैश्ड डाउन हर नोज। आप देख रहे हो इस पिक्चर में एक लड़की बैठी हुई है और वो रो रही है। आप उसके फेस पर ध्यान दोगे तो शी इज क्राइंग। ए बिग ब्राइट टीयर स्प्लैश्ड डाउन हर नोज, उसकी नाक से होते हुए एक बड़ा सा आंसू गिरा। एंड अनदर, और उसके बाद एक दूसरा आंसू गिरा। ए किंगफिशर स्वेप्ट डाउन इट्स विंग्स एन एरो ऑफ ब्लू इन द सनलाइट। एक नीलकंठ अपने नीले पंखों को स्वेप्ट यानी कि उसको फैला करके नीचे आया एक तीर की तरह, इन द सनलाइट, सूरज की रोशनी में। तो यहाँ पर आपको एक्सप्लेन कर दिया गया है कि ये सीन क्या है। एक लड़की है जो बैठकर रो रही है, जो परेशान है, और उसके साइड में एक नीलकंठ है, सनलाइट है,
दिन का समय है और नीलकंठ उसके आसपास इस तरह से तीर की तरह से उड़ते हुए आया है। एंड अ ग्रीन लिजर्ड, एक ग्रीन लिजर्ड है, एक हरी छिपकली है, यहाँ आप देख सकते हो ये छिपकली है। स्लिदर्ड, स्लिदर्ड का मतलब होता है सरकना, सरक सरक के जाना। तो स्नेक का मूवमेंट उसको स्लिदरिंग कहते हैं, लिजर्ड का मूवमेंट, तो जो भी जानवर धरती पर रेंग कर चलते हैं उनके मूवमेंट को सरकना या स्लिदरिंग कहते हैं। A green lizard slithered down to the river's edge to bask in the sun. और एक हरे रंग की छिपकली सरकते हुए नदी के किनारे पर आई सूरज की रोशनी में धूप सेकने के लिए। Dear dear, प्यारी लड़की, said a sleepy murmuring voice, एक बहुत ही सोई हुई आलसी सी धीमी सी आवाज ने कहा। मरमरिंग मीन्स जब आप अपने मन में होठ बुदबुदाते हुए धीरे से कुछ कहते हो वो होता है मरमरिंग। जब आप इस तरह से कहते हो कि आप बोल भी दो और सामने वाला सुन ना सके, दैट इज कॉल्ड मरमरिंग वॉइस। बहुत ही स्लो सी वॉइस है। और ये वॉइस आपको कब सुनाई देती है? जब आप आंख बंद करके शांति से कुछ सुनने की कोशिश करते हो। तो इसीलिए आपको वो एक्टिविटी दी गई थी कि आप आंख बंद करके सोचो, देखो कि आपको आवाजें सुनाई देती हैं या नहीं और वो आवाजें आपसे क्या कहती हैं। अब क्योंकि ये लड़की यहाँ पर अकेले बैठी हुई है, परेशान है, आसपास का माहौल शांत है, तो उसे नदी की ये मरमरिंग सुनाई दे रही है। व्हाट्स द मैटर, क्या हुआ? जानवी वॉज स्टार्टल्ड बिकॉज शी वॉज श्योर शी हैड बीन क्वाइट अलोन। अब जानवी थोड़ा सा चौंकी। उसने अपनी जगह पर अपनी पोजीशन को बदलते हुए उसने ये सोचा कि मैं तो यहाँ पर अकेले हूँ। उसे यही लग रहा था कि वो अकेली थी। इट कुडंट हैव बीन द लिजर्ड, ये छिपकली तो नहीं हो सकती थी। एंड द किंगफिशर वॉज अप इन द थिकेट ऑफ बैम्बू ईटिंग द फिश इट हैड कॉट। और जो नीलकंठ था, जो किंगफिशर बर्ड थी, वो थिकेट ऑफ बैम्बू यानी कि बांस के पेड़ों के झुंड के बीच में जहां पर थोड़ा डेंसिटी थी वहां पर बैठ कर के वो फिश खा रहा था जो उसने नदी से पकड़ी थी। तो वो भी नहीं हो सकता था। इट कुडंट बी द पैरट्स, ये तोते भी नहीं हो सकते थे। बिकॉज पैरट्स श्रीक्ड, क्योंकि तोते तो बहुत जोर से चिल्ला के बोलते हैं। एंड दिस वॉज सच अ स्लीपी वॉइस, और ये तो कितनी धीमी सोई हुई सी आवाज थी। शी लुक्ड अराउंड हर, उसने अपने चारों तरफ देखा। देयर वॉजंट अ सोल इन साइट, उसके आसपास तो कोई भी नहीं था। सोल इन साइट, सोल इन साइट मीन्स आसपास कोई नहीं होना। शी वॉज रादर स्कैर्ड, वो डर गई थी। एंड वॉन्टेड टू रन अवे, और वहां से भाग जाना चाहती थी। यू शुड क्राई, तुम्हें रोना नहीं चाहिए। यू नो, तुम्हें पता है कि तुम्हें रोना नहीं चाहिए। द वॉइस वेंट ऑन, वो आवाज ऐसे बोली। एंड यू रियली शुडंट बी स्कैर्ड, और तुम्हें डरना भी नहीं चाहिए। When you have been coming here to see me every day, well, almost every day, जब तुम मेरे पास यहाँ रोज आती हो और लगभग रोज ही आती हो, तो ऐसे में तुम्हें डरना नहीं चाहिए। She was puzzled, उसे आश्चर्य हो रहा था, उसे पता नहीं चल पा रहा था कि ये हो क्या रहा है, किसकी आवाज है। It was such a voice, ये एक ऐसी आवाज थी, like the river, जैसे कि नदी बोल रही हो। इट कुडंट बी द रिवर, ये नदी तो नहीं हो सकती थी, क्योंकि नदी तो नहीं बोलती, ऐसा उसे लगता था। लेकिन क्योंकि वो शांत थी, उसे नदी से आवाज आ रही थी और लग रहा था कि नदी उससे कुछ कहने की कोशिश कर रही है। वेल, टेल मी ऑल अबाउट इट, अच्छा अब मुझे सब कुछ बताओ। सेड द रिवर, रिवर ने कहा। फॉर इट वॉज द रिवर, क्योंकि ये नदी ही थी। आई हैव गॉट टू हरी टू रीच द सी, यू नो, तुम्हें तो पता है कि मुझे जल्दी से समुद्र के पास पहुंचना है। दे वॉन्ट लेट मी गो टू स्कूल, सेड जानवी। जानवी ने बोला, वो मुझे स्कूल नहीं जाने देते। आई आस्क्ड माई मदर, मैंने अपनी माँ से पूछा, वाई कैंट आई गो टू स्कूल लाइक एटन एंड मीना, मैं एटन और मीना की तरह स्कूल क्यों नहीं जा सकती। एटन और मीना उसके सिबलिंग्स होंगे। एंड मदर हैड रिप्लाइड, और माँ ने जवाब दिया, यू आर टू स्मॉल बेबी, तुम तो बहुत छोटी बच्ची हो। मे बी लेटर, शायद बाद में तुम्हें हम भेज देंगे। बट वेन शी वॉज 5, लेकिन जब वो 5 साल की थी, लिटिल रामू वॉज बॉर्न, रामू पैदा हुआ, उसका छोटा भाई पैदा हुआ। एंड मदर स्टिल सैड, और माँ ने तब भी कहा, मे बी नेक्स्ट ईयर, हम तुम्हें अगले साल भेज देंगे। जानवी माइंड योर लिटिल ब्रदर वाइल आई गो टू द फील्ड्स, जानवी, उसकी माँ ने जानवी को इंस्ट्रक्शन दिया था, माइंड योर लिटिल ब्रदर। माइंड योर लिटिल ब्रदर मीन्स इसका ध्यान रखना है, वो कुछ गलत ना करे, कहीं गिर ना जाए, उसे चोट ना लगे, तो उसका ध्यान रखना है जब मैं खेत पर जाऊं। नाउ शी वॉज नियरली 10, और अब वो 10 साल की हो चुकी थी। एंड माइंडिंग लिटिल अप्पू, और अभी तक छोटे अप्पू का ध्यान रख रही थी, हु वॉज द स्मॉलेस्ट, जो सबसे छोटा था।
दे डोंट वॉन्ट मी, उन्हें मेरी ज़रूरत ही नहीं है। दे ओनली, वो तो केवल। शी स्टॉप्ड विद अ सोब, और वो सुबकते हुए चुप हो गई। वो अपनी बात कहना चाहती थी लेकिन उसे इतना ज़्यादा रोना आ रहा था कि वो बोल नहीं पाई। तो सोबिंग होता है सुबकना, सुबकते हुए चुप हो गई। आई एम स्केयर टू गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाने से डरती हूँ। एंड आई एम सो ओल्ड नाउ, और अब मैं कितनी बड़ी हो गई हूँ। दे विल नेवर लेट मी गो, अब मेरे पेरेंट्स मुझे कभी भी स्कूल नहीं जाने देंगे। बट आई वॉन्ट टू गो, लेकिन मैं जाना चाहती हूँ। आई वॉन्ट टू लर्न टू रीड लाइक एटन एंड मीना, मैं भी एटन और मीना की तरह पढ़ना सीखना चाहती हूँ। जानवी कॉल्ड हर ब्रदर एटन, जानवी अपने बड़े भाई को एटन बोलती थी। एटन मीन्स एल्डर ब्रदर, एटन का मीनिंग एल्डर ब्रदर बड़ा भाई होता है। बट हिज रियल नेम वॉज गोपी, लेकिन उसके बड़े भाई का नाम गोपी था। आई वॉन्ट टू नो वाई स्पाइडर्स आर येलो इन येलो फ्लावर्स, मुझे ये जानना है कि पीले फूलों के बीच में जो मकड़ियाँ घूमती हैं, जो स्पाइडर्स घूमते हैं, वो पीले रंग के कैसे हो जाते हैं, क्यों होते हैं। वाई बैम्बू ट्रीज रसल, बांस के पेड़ों से सरसराने की आवाज़ें क्यों आती हैं। वाई द मून ऑलवेज कम फ्रॉम बिहाइंड द हिल, चांद हमेशा पहाड़ों के पीछे से क्यों निकलता है। नेवर द अदर वे, और कहीं से नहीं निकलता। वाई द बेबी फिश इन द फील्ड वाटर बिकम फ्रॉग, खेतों में भरे हुए पानी में जो छोटे छोटे फिश होते हैं वो मेंढक कैसे बन जाते हैं। वाई, ऐसा क्यों होता है। तो ये सब उसके क्वेश्चन थे जो अब वो नदी को बता रही थी कि ऐसा क्यों होता है। स्टॉप, रुक जाओ, सेड द रिवर, नदी ने कहा। यू मेक मी ब्रेथलेस, तुमने तो मुझे थका ही दिया। अब वो लगातार बोले जा रही थी और नदी, आपने शुरू में देखा था कि नदी की साउंड कैसी है, नदी की साउंड है स्लीपी, आलस से भरी हुई। नदी धीरे धीरे बह रही है तो नदी आलस से भरी हुई धीरे धीरे बोलती है, धीरे धीरे चलती है। तो इसीलिए अब क्योंकि जानवी इतनी देर से बोले जा रही है, उसे सुनते सुनते अब नदी थक गई। यू मेक मी ब्रेथलेस, तुमने मुझे थका दिया। सो मैनी वाइज, तुम्हारे पास कितने सारे क्यों हैं। वाई होता है क्यों, और क्यों का मीनिंग क्या होता है, क्वेश्चन, कि तुम्हारे पास कितने सारे क्वेश्चन हैं, कितने सारे सवाल हैं। आई कैन टेल यू वेयर द मून गोज, मैं तुम्हें बता सकती हूँ कि चांद कहाँ जाता है। द रिवर सैड कॉन्स्पिरेटोरियली, कॉन्स्पिरेशन आपने सुना होगा, कंस्पायरिंग सुना होगा, वो होता है कि कुछ सीक्रेट रखना, कुछ कंस्पायर करना, दैट मीन्स सच ना बताना। तो नदी ने भी इस तरह से उसको थोड़ा सा बहलाते हुए ये कहा कि मैं तुम्हें बता सकती हूँ कि हाँ, चांद कहाँ जाता है। इट गोज डाउन टुवर्ड्स द सी, ये तो समुद्र की तरफ जाता है। आई हैव सीन, मैंने देखा है। इट ऑलवेज टेक्स द सेम वे, वो हमेशा एक ही रास्ते पर जाता है। ओवर द माउंटेन्स, पहाड़ों से आता है। एंड डाउन टू द सी, और समुद्र की तरफ जाता है। लाइक मी, बिल्कुल मेरी तरह। तो इस तरह से नदी ने जानवी को बहलाने की कोशिश की है। इसके बाद में सेगमेंट है लेट्स डिस्कस। ये क्वेश्चंस दिए गए हैं, इन क्वेश्चंस के आंसर हम करेंगे। फर्स्ट इज व्हाट वाज जानवीज ड्रीम, जानवी का सपना क्या था। वॉज इट इम्पॉर्टेंट टू हर, क्या ये उसके लिए बहुत ज़रूरी था। वाई, क्यों। तो जानवी का सपना था कि वो स्कूल जाए, जानवी वांटेड टू गो टू स्कूल। वॉज इट इम्पॉर्टेंट टू हर, क्या ये उसके लिए ज़रूरी था। हाँ, येस इट वॉज इम्पॉर्टेंट टू हर बिकॉज शी वांटेड टू लर्न हाउ टू रीड जस्ट लाइक हर ब्रदर्स, जानवी अपने भाइयों की तरह पढ़ना सीखना चाहती थी, तो इसीलिए उसका ये सपना उसके लिए बहुत खास था। सेकेंड इज डू यू थिंक द रिवर कैन हेल्प हर इन फुलफिलिंग हर ड्रीम, क्या तुम्हें लगता है कि नदी उसकी हेल्प कर सकती है, और अगर कर सकती है तो कैसे कर सकती है। हाउ, अब देखो जो सेकंड क्वेश्चन है ये इसके बारे में अभी तक जो हमने स्टोरी पढ़ी उसके बारे में कुछ भी नहीं बताया गया है। तो ये है आपकी थिंकिंग कैपेसिटी को चेक करने के लिए कि आप क्या सोचते हो कि इस स्टोरी में नदी जानवी को किस तरह से हेल्प कर सकती है, कर भी सकती है कि नहीं कर सकती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप अपनी सोच के हिसाब से लिखो, जैसे कि यस आई थिंक द रिवर कैन हेल्प हर बाय कंसोलिंग हर, नदी उसको सांत्वना देकर के उसकी मदद कर सकती है। तो दिस कैन बी योर आंसर। और इसके अलावा अगर आपको कुछ आंसर अलग से लगता है तो वो भी आप यहाँ पर लिख सकते। इवन लिटिल रामू गोज टू स्कूल, यहाँ तक कि छोटा रामू भी स्कूल जाता है। सेड जानवी, जानवी ने ऐसा कहा। पिटी, द स्कूल इजंट बाय द सी, सेड द रिवर, अब नदी ने कहा ओहो ये तो कितने दुख की बात है कि स्कूल समुद्र की तरफ नहीं है, समुद्र के पास नहीं है। अब ऐसा उसने किस लिए कहा, क्योंकि नदी ने बोला कि मैं समुद्र की तरफ ही जाती हूँ, समुद्र में ही गिरती हूँ, तो अगर वहाँ पर होता तो मैं तुम्हें ले जाती, लेकिन स्कूल तो वहाँ पर नहीं है।
तो यही आगे है कि देन आई कुड टेक यू अलोंग, अगर स्कूल समुद्र के पास होता, समुद्र किनारे होता, तो मैं तुम्हें अपने साथ ले जाती, तुम्हें तो पता है। तो ये यू नो बार बार नदी किस लिए कहती है, क्योंकि जानवी वहाँ पर रोज आती है और नदी को लगता है कि जानवी उसकी फ्रेंड है, वो उससे बातें करती है, उससे मिलने आती है, लगभग हर रोज आती है, तो वो एक फ्रेंडली वे में उससे बात कर रही है। बट लेकिन आई सपोज आई कुंट रियली, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि मैं ऐसा कर पाती। यू वुड गेट योर फीट वेट, तुम्हारे पैर गीले हो जाएंगे, एंड दैट वुड नेवर डू, और ऐसा कभी नहीं होगा। आई एम अफ्रेड देयर इज ओनली वन थिंग यू कैन डू, मुझे डर है कि केवल एक ही चीज है जो तुम कर सकती हो। तो ये नदी उसको कंसोल कर रही है, उसको सांत्वना देने की कोशिश कर रही है। कैन आई डू समथिंग, क्या मैं कुछ कर सकती हूँ? आज जानवी ने पूछा, क्योंकि जानवी को तो लगता था मैं क्या करूँ, माँ नहीं मानती है तो मैं क्या कर सकती हूँ। वेल इट्स अप टू यू, ये तो तुम्हारे ही ऊपर है, सेड द रिवर, नदी ने ऐसा बोला कि तुम चाहो तो कर सकती हो। सीम्स टू मी लिटिल गर्ल्स कैन डू एज मच एज लिटिल बॉयज, नदी ने उसे समझाते हुए कहा, मुझे तो लगता है कि छोटी बच्चियां वही सब कर सकती हैं जो छोटे लड़के कर सकते हैं। दे स्विम, वो तैर सकती हैं, एज फास्ट एज लिटिल बॉयज, उतना ही तेज जितना कि छोटे लड़के तैर सकते हैं। यू जस्ट स्लिप अलोंग वन मॉर्निंग एंड सिट देयर इन द स्कूल, तुम एक सुबह स्कूल में चली जाओ और वहाँ पर बैठ जाओ, एंड लिसन टू व्हाट्स गोइंग ऑन, और सुनने की कोशिश करो कि वहाँ क्या हो रहा है। एंड मे बी द टीचर विल लेट यू स्टे, और हो सकता है कि तुम्हारी सीखने की इच्छा देख करके, तुमसे इम्प्रेस होकर के टीचर तुम्हें आने दे स्कूल में। अब ये सब नदी उसको एक फ्रेंडली वे में समझा रही है। आई कुंट, मैं ऐसा नहीं कर सकती। गैस्प जानवी ने गैस्प यानी कि सांस लेते हुए कहा। आई कुंट, नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकती। दे वुड स्केयर मी, वो मुझे डरा देंगे। दे वुड चेज मी आउट, वो मुझे वहाँ से भगा देंगे। चेज होता है किसी के पीछे दौड़ना, तो जानवी यहाँ पर कह रही है कि अगर मैं स्कूल गई तो वो मेरे पीछे दौड़ दौड़ के मुझे स्कूल से भगा देंगे। द रिवर लाफ्ड, अब नदी हंसने लगी। यू स्कैर्ड, तुम और डर जाओगी। द रिवर, अब देखो आप, यू के बाद में भी क्वेश्चन मार्क है और स्कैर्ड के बाद में भी क्वेश्चन मार्क है। अब नदी यहाँ पर हंसते हुए उससे क्वेश्चन की तरह से पूछ रहे कि तुम और डर जाओगी, ऐसा होगा क्या? द रिवर सेड, व्हेन यू आर नॉट अफ्रेड ऑफ द ग्रीन लिजर्ड, अब जब तुम इस ग्रीन छिपकली से नहीं डरी, और ऑफ द स्नेक इन द बैम्बू क्लम्प, और इस झुंड में, और इस बांस के झुंड में तुम, और इस बांस के पेड़ों के झुंड में तुम सांप से नहीं डरी। अब जैसे ही उसने सांप कहा, जानवी स्टार्टल, जानवी थोड़ा अपनी जगह से हिली, उसे थोड़ा लगा कि अच्छा यहाँ सांप भी हो सकता है। और द बिग ट्रेन्स रैटलिंग पास दैट ब्रिज, और उन ट्रेन से भी नहीं जो इस ब्रिज के ऊपर से रैटल करना, यानी कि ट्रेन ब्रिज के ऊपर से जाती है तो बहुत साउंड होता है, ब्रिज हिलता है, तो वो रैटलिंग है। ऐसे रैटल स्नेक होता है तो जब वो चलता है, स्लिदर करता है, तो उसमें से रैटलिंग की आवाज़, उसमें से एक आवाज़ आती है, तो आवाज़ के साथ जब स्लिदर करते हुए कोई चीज़ चलती है तो उसको रैटलिंग कहते हैं। तो तुम तो इस ट्रेन से भी नहीं डरती। ट्रेन्स आर नॉइजी, ट्रेन से बहुत शोर होता है। आई प्रेफर शिप्स, मुझे तो शिप पसंद है, सेड द रिवर, अब रिवर ने उसे बताया। जानवी नेवर न्यू द स्नेक लिव्ड इन द बैम्बू क्लम्प, जानवी तो कभी भी नहीं सोच सकती थी कि बैम्बू क्लम्प, बांस के पेड़ों के बीच में सांप रहते हैं। व्हाट आर शिप्स, शिप क्या होते हैं? शी आस्क्ड, अब जानवी ने कभी देखे नहीं है शिप, तो वो नदी से ही पूछ रही है कि शिप क्या होते हैं। नदी उसको बोलती है, बिग बोट्स, बहुत बड़ी नाव होती है। सो बिग दैट दे कैन टेक हंड्रेड्स ऑफ पीपल, इतना बड़ा कि उसमें सैकड़ों लोग जा सकते हैं। एंड दे सेल अलोंग द सी, और वो समुद्र में चलते हैं। विद लाइट्स दैट शाइन ऑल नाइट, और उनसे पूरी रात जगमगाती हुई लाइट आती है। जानवी हेल्ड हर ब्रेथ, जानवी ने अपनी सांस रोकी। जानवी को अब ये सब नई चीजें पता चल रही थी। थोड़ा सांस पर कंट्रोल करते हुए कहा, विल दे कम हियर, क्या वो यहाँ आएंगे? शी आस्क्ड, उसने नदी से पूछा। आई एम अफ्रेड नॉट, मुझे नहीं लगता ऐसा होगा, सेड द रिवर, नदी ने कहा। टू लार्ज, वो बहुत बड़े होते हैं, यू नो। चंदूज कैटमैरन इज गुड इनफ फॉर मी, मेरे लिए तो चंदू की छोटी सी नाव ही काफ़ी है। चंदू कैन टेक यू टू सी अ शिप समडे, किसी दिन चंदू तुम्हें अपने साथ शिप दिखाने के लिए ले जा सकता है। तो चंदू जिसके पास एक बोट है वो नदी में आता है, नदी उसको भी जानती है, तो इसीलिए वो यहाँ पर चंदू के बारे में बात कर रही है। दे वुड नेवर लेट मी, वो मुझे कभी नहीं जाने देंगे।
वेल्ड जानवी, जानवी ने थोड़ा ज़ोर से और थोड़ा सैडली कहा, नदी से कंप्लेन करते हुए कहा कि ऐसा तो होगा ही नहीं कि वो मुझे जाने दें, कभी नहीं जाने देंगे। ट्राई गोइंग टू स्कूल फर्स्ट, पहले तुम स्कूल जाने की कोशिश करो, सेड द रिवर, नदी ने कहा। रिमेंबर, याद रखो, इट्स अप टू यू, ये तुम्हारे ऊपर है, तुम ये सब कर सकती हो जो सोच सोच के तुम अभी परेशान हो रही हो। अगर तुम ठान लो, तुम सोच लो कि मुझे करना ही है, तो तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। जानवी गैदर्ड करेज, जानवी ने हिम्मत जुटाई। द नेक्स्ट डे शी रीच द स्कूल, अगले दिन वो स्कूल पहुंच गई। पैंटिंग एंड आउट ऑफ ब्रेथ, हाँफते हुए। एंड स्टूड बाय द डोर लिसनिंग वाइल द टीचर रीड आउट द लेसन, और वो क्लास के दरवाजे के बाहर खड़ी हो गई और वहाँ से सुनने लगी जब टीचर पढ़ा रहे थे। इट वॉज अ स्टोरी अबाउट अ प्रिंस कॉल्ड अशोक हु बिकेम अ ग्रेट किंग, ये एक राजकुमार अशोक की कहानी थी जो बाद में एक बहुत महान राजा बने। लिटिल अप्पू हैज़ फॉलन स्लीप, अब जानवी ने पहले ही बोला था कि वो छोटे अप्पू का ध्यान रखती है, तो वो अप्पू को अपने साथ स्कूल में लेकर के आई है। लिटिल अप्पू हैड फॉलन स्लीप, लिटिल अप्पू सो गया है। ऑन हर शोल्डर, उसकी गोद में, उसके कंधे पर सो गया। शी क्रैप्ड नियरर, अब जब अप्पू सो गया तो वो थोड़ा और पास को सरक गई। एंड नियरर, और थोड़ा पास गई। टिल शी वॉज इन द बैक रो, और ऐसे करके वो क्लास में सबसे पिछली रो के पास पहुंच गई। स्क्वाटिंग विद द अदर्स ऑन द अर्दन फ्लोर, और वो स्क्वाटिंग होता है जमीन पर बैठना, जमीन पर वो पालती करके बैठ गई। लिटिल अप्पू मेड नो नॉइज एंड शी लिसन्ड, अब अप्पू चुपचाप सो रहा था तो अप्पू ने कोई शोर नहीं मचाया और वो सुनने लगी। वेयर डिड यू स्प्रिंग फ्रॉम लिटिल गर्ल, छोटी बच्ची तुम अचानक से कहाँ से आ गई हो। आस्क्ड द टीचर, टीचर ने पूछा। एंड व्हाट इज़ योर नेम, और तुम्हारा नाम क्या है। यू आर न्यू इन माई क्लास, तुम मेरी क्लास में नई हो। शी इज़ गोपी सिस्टर, ये गोपी की सिस्टर है, गोपी की बहन है। गोपी इज़ इन द नेक्स्ट क्लास, गोपी अगली क्लास में है, सेड वन ऑफ द बॉयज़, क्लास में जो बच्चे बैठे थे उनमें से एक लड़के ने कहा। इट्स जानवी, ये जानवी है, सेड अनदर, दूसरे बच्चे ने कहा। सो यू आर गोपीज लिटिल सिस्टर, नाइस लैड गोपी, तो तुम गोपी की छोटी बहन हो। गोपी बहुत अच्छा लड़का है, नाइस लैड, अच्छा लड़का। इफ़ यू रियली रियली वॉन्ट टू कम टू माई स्कूल जानवी, जानवी अगर तुम सच में मेरे स्कूल आना चाहती हो, द टीचर हैड सैड, अब टीचर जानवी से ही बात कर रहे थे। विल टॉक टू योर फादर अबाउट इट, हम इस बारे में तुम्हारे फादर से बात करेंगे, तुम्हारे पापा से बात करेंगे। डोंट यू वरी, तुम चिंता मत करो। विल फाइंड अ वे, हम कोई ना कोई रास्ता निकाल लेंगे। जानवी सॉ द टीचर वॉकिंग अप द स्टेप्स टू देयर गेट, जानवी ने देखा कि टीचर उसके घर के दरवाजे पर हैं। द नेक्स्ट इवनिंग, अगली शाम, व्हेन शी वॉज लाइटिंग द लैम्प, जब वो दिए जला रही थी। शी कुड सी हर फादर स्क्रैचिंग हिज चीक द वे ही डिड व्हेन ही वॉज वरिड, उसने देखा कि उसके पापा अपने गाल पर खुजली कर रहे थे, उसे खुजा रहे थे, और ऐसा वो तब करते थे जब उन्हें चिंता होती थी। एंड द टीचर, और जो टीचर थे, वॉज नॉडिंग एंड सेइंग समथिंग, और टीचर अपनी गर्दन ऊपर नीचे करते हुए, नॉडिंग होता है हाँ में गर्दन हिलाना, उसे हिलाते हुए कुछ कह रहे थे। शी कुडंट मेक आउट, लेकिन वो क्या कह रहे थे ये उसे पता नहीं चल पा रहा था। एंड मदर सेड, और उसकी माँ ने कहा, लिटिल जानवी, जानवी, आई शैल मिस यू व्हेन यू गो टू स्कूल, जब तुम स्कूल जाओगी तो मुझे तुम्हारी याद आएगी, मुझे तुम्हारी ज़रूरत होगी। गर्ल्स शुड लर्न एज मच एज दे वॉन्ट, लड़कियों को वो सब सीखना चाहिए जितना वो सीखना चाहती हैं। व्हेन आई वॉज योर एज, जब मैं तुम्हारी उम्र की थी, आई वॉन्टेड टू गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाना चाहती थी। बट योर ग्रैंड मदर सेड नो, लेकिन तुम्हारी नानी ने कहा नहीं। बट नाउ, लेकिन अब, आई एम ग्लैड, मुझे खुशी है, द टीचर केम टू टॉक टू योर फादर, कि टीचर तुम्हारे पापा से बात करने के लिए आए हैं। तो उसकी माँ को अच्छा लग रहा है कि जानवी स्कूल जाएगी। एंड जानवी सेड, अब जानवी ने कहा, मदर व्हेन आई ग्रो अप, जब मैं बड़ी हो जाऊंगी, आई विल बी अ टीचर, मैं एक टीचर बनूंगी। एंड आई विल गो फ्रॉम हाउस टू हाउस इन आवर विलेज एंड आस्क ऑल द लिटिल गर्ल्स टू कम टू माई स्कूल, और मैं घर घर जाकर सबसे कहूँगी, हर लड़की को अपने स्कूल आने के लिए कहूँगी। तो शुरू में आपसे पूछा गया था कि जानवी जो समुद्र किनारे किसी गांव में रहती है उसका क्या सपना हो सकता है, तो ये जानवी का सपना है कि जब वो बड़ी हो जाएगी, अपना स्कूल चलाएगी, तो वो गाँव की हर बच्ची को अपने स्कूल आने के लिए कहेगी। एंड आई टीच दैम ऑल दैट आई एम गोइंग टू लर्न, और मैं उन्हें वो सब कुछ सिखाऊंगी जो मैं सीखने वाली हूँ।
And she went down the path between the fields the next morning before school began to meet the river. और अगली सुबह स्कूल शुरू होने से पहले वो खेतों के बीच से होते हुए चली नदी से मिलने के लिए. I did it, मैंने कर दिखाया. She told the river, उसने नदी से कहा. I was scared, मैं बहुत डरी हुई थी. But I did it, लेकिन फिर भी मैंने ये किया. And they are letting me go, और अब वो मुझे जाने दे रहे हैं. तो आप देख रहे हो जानवी और रिवर इसी तरह से बात कर रहे हैं जैसे वो बहुत क्लोज फ्रेंड्स हैं. उसने ये नहीं कहा कि मेरे मम्मी पापा मुझे जाने दे रहे हैं या मुझे स्कूल जाना है. उसने वहीं से बात शुरू की जहाँ उसने ख़त्म की थी कि मैंने जो चाहा वो हो रहा है और वो मुझे जाने दे रहे हैं. I am going to learn to write my name and do sums and find out why our little fishes in the rice fields turn into frogs. मैं सीखूंगी अपना नाम लिखना, मैथ के सवाल करना, और मैं ये भी पता करूंगी कि हमारे खेतों में जो छोटी छोटी फिश होती हैं वो बड़े होकर मेंढक कैसे बन जाती हैं. तो जो टैडपोल्स हैं, जो मेंढक के बच्चे होते हैं अंडे से निकलने के बाद में, उनको वो ये छोटी फिश बोलती है और वो छोटी फिश मेंढक कैसे बन जाती हैं ये भी उसे पता चलेगा. शी हर्ड द रिवर्स स्लीपी चकल. स्लीपी सोते हुए और चकल होता है बहुत धीमे से हंसना. तो उसने नदी की नींद से भरी हुई धीमी सी हंसी को सुना. कम अगेन, फिर से आना लिटिल गर्ल, एंड आई विल टेल यू ऑल अबाउट द शिप्स दैट सेल द सी. और जब तुम अगली बार आओगी तो मैं तुम्हें उन शिप्स के बारे में सब कुछ बताऊंगी जो समुद्र में तैरते हैं. ये स्टोरी कमला नायर की लिखी हुई है. आई होप आपको ये स्टोरी इंस्पिरेशनल लगी होगी. स्टोरी पढ़ने के बाद में अब हम आते हैं एक्सरसाइज सेक्शन पर. द फर्स्ट वन इज लेट्स डिस्कस. Complete the table given below with Janvi's question in column 1 and the reverse answer in column 2. ये कॉलम यहाँ पर दिया गया है. कॉलम 1 में जानवी के क्वेश्चंस हैं और कॉरेस्पॉन्डिंगली जो रिवर ने उनके आंसर किए हैं वो हैं कॉलम 2 में. हमें जहाँ पर क्वेश्चन मिसिंग है वहाँ पर क्वेश्चन लिखना है, जहाँ पर आंसर मिसिंग है वहाँ पर उसका आंसर लिखना है. जैसे कि फर्स्ट वन इज व्हाई द मून ऑलवेज कम फ्रॉम बिहाइंड द हिल्स. ये जानवी ने पूछा था. नाउ रिवर का आंसर क्या था? द रिवर सेज दैट द मून ऑलवेज कम्स फ्रॉम बिहाइंड द हिल्स एंड गोज टुवर्ड्स द सी. ये उसने बोला था. सेकेंड इज आंसर दिया गया है लिटिल गर्ल्स कैन डू एज मच एज लिटिल बॉयज. ये रिवर ने बोला था जब उसे जानवी ने क्वेश्चन किया था कैन आई डू समथिंग. बिग बोट्स सो बिग दैट दे कैन टेक हंड्रेड्स ऑफ पीपल एंड दे सेल अलोंग द सी विद लाइट्स दैट शाइन ऑल नाइट. ये आंसर था जानवी के क्वेश्चन का व्हेन शी आस्क्ड व्हाट आर शिप्स. शिप्स क्या होते हैं. और लास्ट में क्वेश्चन दिया गया है, जानवी का क्वेश्चन है विल दे कम हियर, क्या वो यहाँ आएंगे. तो इसका आंसर था, रिवर ने बोला था आई एम अफ्रेड नॉट, दे आर टू लार्ज यू नो. इस तरह से रिवर ने आंसर किया. ये हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है. लेट्स मूव ऑन टू सेक्शन 2. सेक्शन 2 इज लेट्स थिंक एंड रिफ्लेक्ट. ये पैराग्राफ यहाँ पर दिया गया है जो कि स्टोरी से लिया गया है. यू शुड क्राई, तुम्हें रोना नहीं चाहिए. यू नो द वॉइस वेंट ऑन, वो आवाज़ बोलती रही. एंड यू रियली शुड बी स्कैर्ड, और तुम्हें डरना बिल्कुल नहीं चाहिए. व्हेन यू हैव बीन कमिंग हियर टू सी मी एवरी डे, जबकि तुम मुझे यहाँ रोज़ मिलने आती रहती हो. वेल ऑलमोस्ट एवरी डे, लगभग रोज़ ही आती हो. शी वॉज पजल्ड, उसे अब आश्चर्य हो रहा था, उसे एक पहेली सी लग रही थी. इट वॉज सच अ वॉइस लाइक द रिवर, ये तो नदी जैसी आवाज़ लग रही थी. इट कुंट बी द रिवर, लेकिन ये नदी नहीं हो सकती. ये बहुत ही डिसबिलीफ में वो बोल रही है कि ये नदी तो नहीं हो सकती क्योंकि नदी नहीं बोलती है. वेल टेल मी ऑल अबाउट इट, ठीक है मुझे इसके बारे में सब कुछ बताओ. सेट द रिवर, रिवर ने कहा. फॉर इट वॉज द रिवर, क्योंकि ये आवाज़ रिवर की ही थी. आई हैव गॉट टू हरी टू रीच द सी, मुझे जल्दी से समुद्र के पास पहुंचना है. यू नो, अब ये हमें सेंटेंसेस कहीं पर कंप्लीट करने हैं, कहीं करेक्ट वर्ड हमें यूज़ करना है. सो द फर्स्ट वन इज द टोन ऑफ द रिवर इन द गिवन एक्सट्रैक्ट. रिवर की टोन इस पैराग्राफ में, इस एक्सट्रैक्ट में कैसी है? अश्योरिंग या सिंपैथाइजिंग. वो जानवी को भरोसा दिला रही है या फिर जानवी के साथ में सिंपैथी है. तो यहाँ पर उसकी वॉइस है अश्योरिंग, वो जानवी को भरोसा दिखा रही है. किस तरह से? जैसे कि एंड यू रियली शुडंट बी स्केयर्ड, और तुम्हें तो बिल्कुल नहीं डरना चाहिए. तो इस तरह से वो भरोसा जता रही है कि तुम कैसे डर सकती हो. नाउ सेकेंड वन इज select a phrase from the extract which shows that Janvi was a frequent visitor to the spot. वो फ्रेज उठाना है हमें जो ये शो करता है कि जानवी रिवर पर लगभग रोज आती थी. सो द फ्रेज इट, यू शुड बी स्केयर्ड व्हेन यू हैव बीन कमिंग हियर टू सी मी एवरी डे. वेल ऑलमोस्ट एवरी डे.
नाउ थर्ड पार्ट इज चूज द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द सेंटेंस। हमें ये सेंटेंस कंप्लीट करना है। द यूज ऑफ एन एक्सक्लेमेशन मार्क एट द एंड ऑफ द लाइन, इट कुडंट बी द रिवर। लास्ट में एक्सक्लेमेशन मार्क है, उसे लगा कि ये नदी नहीं हो सकती। तो ये क्या एक्सप्रेस करता है, ये किस फीलिंग को एक्सप्रेस करता है? ये एक्सप्रेस करता है डिसबिलीफ को। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि ये नदी हो सकती है। फोर्थ इज चूज 3 क्वालिटीज ऑफ द रिवर highlighted in the extract from the words in the box given below। ये इस बॉक्स में कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स दिए गए हैं, कुछ क्वालिटीज़ दी गई हैं। इनमें से जो 3 रिवर के साथ में मैच करती हैं वो कौन कौन सी हैं? सो द वन इज अफेक्शनेट, रिवर अफेक्शनेट है। रिवर इज थॉटफुल एंड रिवर इज काइंड हार्टेड। नदी को जानवी की चिंता है, उसे जानवी से लगाव है और वो बहुत सोच समझ के जवाब देती है। तो ये इनके आंसर्स होंगे। लेट्स कम टू नेक्स्ट। नंबर 2 इज अगेन एक और एक्सट्रैक्ट है उसी स्टोरी से। कैन आई डू समथिंग, क्या मैं कुछ कर सकती हूँ? आज जानवी, जानवी ने पूछा। वेल इट्स अप टू यू, लेकिन ये तो तुम पे डिपेंड करता है। सेट द रिवर, रिवर ने कहा। सीम्स टू मी लिटिल गर्ल्स कैन डू एज मच एज लिटिल बॉयज, मुझे तो लगता है कि छोटी लड़कियां वो सब कर सकती हैं जो छोटे लड़के कर सकते हैं, जो बॉयज कर सकते हैं। दे स्विम एज फास्ट एज लिटिल बॉयज, वो इतना ही तेजी से तैरती हैं जितना कि लड़के तैरते हैं। यू जस्ट स्लिप अलॉन्ग वन मॉर्निंग, तुम एक दिन चुपचाप से अंदर चली जाओ एंड सिट देयर इन द स्कूल, और स्कूल में बैठ जाओ। एंड लिसन टू व्हाट्स गोइंग ऑन, और सुनो कि वहाँ क्या चल रहा है। एंड मे बी द टीचर विल लेट यू स्टे, और हो सकता है कि टीचर तुमको अंदर बैठने दे। आई कुंट गैस्प जानवी, जानवी ने सांस रोककर कहा मैं नहीं कर सकती। आई कुंट, ऐसा नहीं कर पाऊंगी। दे वुड स्केयर मी, वो मुझे डरा देंगे। दे वुड चेज मी आउट, वो मुझे वहाँ से भगा देंगे। नाउ लेट्स डू दिस। कंप्लीट द सेंटेंस विद एन अप्रोप्रिएट रीजन, हमें एक रीजन डालना है यहाँ पर जो इसको जस्टिफाई करता है। अकॉर्डिंग टू द रिवर, रिवर के अनुसार, देयर वॉज नो डिफरेंस बिटवीन गर्ल्स एंड बॉयज, लड़के और लड़कियों में कोई फर्क नहीं था। बिकॉज, अब रिवर ने क्या बोला था? बिकॉज द गर्ल्स स्विम एज फास्ट एज लिटिल बॉयज। सो दिस विल बी योर आंसर। सेकेंड इज आइडेंटिफाई वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स, ट्रू या फॉल्स बताना है। द रिवर एनकरेजेस जानवी टू हैव फेथ इन हरसेल्फ एंड फुलफिल हर डिजायर टू गो टू स्कूल। रिवर जानवी को भरोसा दिलाती है, उसे कहती है कि अपने आप में भरोसा रखो और जो तुम्हारा सपना है स्कूल जाने का उसे पूरा करो। सो इज इट ट्रू? यस, इट इज ट्रू। थर्ड इज चूज द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द सेंटेंस, ये सेंटेंस कंप्लीट करना है। व्हेन द रिवर सजेस्ट दैट जानवी शुड स्लिप अलोंग, जब रिवर ने ये सजेस्ट किया कि जानवी को चुपचाप से अंदर चले जाना चाहिए, इट मीन्स दैट शी शुड मूव, इसका मतलब है कि उसे किस तरह से वो मूवमेंट करना चाहिए? क्विकली, तेजी से। कैजुअली, इस तरह से जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं। क्वाइटली, चुपचाप। कॉन्फिडेंस, एकदम विश्वास के साथ। तो शी शुड डू इट क्वाइटली, क्वाइटली विल बी योर आंसर। फोर्थ इज व्हाट डज द रेपिटेशन ऑफ द फ्रेज आई कुंट टेल अस, ये जो बार बार जानवी कहती है आई कुंट, इससे क्या पता चलता है? तो इससे पता चलता है कि जानवी को लगता था कि वो ये कर ही नहीं पाएगी। इट टेल्स दैट जानवी गेव अप ऑन ट्राइंग टू सॉल्व हर प्रॉब्लम, इससे पता चलता है कि जानवी सोच चुकी थी कि वो अब ये नहीं कर पाएगी, वो स्कूल नहीं जा पाएगी। नाउ लेट्स कम टू सेकेंड, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। अब ये क्वेश्चंस हैं जो स्टोरी पर बेस्ड हैं, वी हैव टू प्रोवाइड आंसर्स। फर्स्ट वन इज व्हाई डज द राइटर डिस्क्राइब डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ नेचर इन ग्रेट डिटेल एट द बिगिनिंग ऑफ द स्टोरी। स्टोरी के बिगिनिंग में राइटर ने एक एक डिटेल दी गई है वहाँ पर कि किस तरह से सनशाइन हो रहा है, किस तरह से पैरट है, किस तरह से लिजर्ड है, एवरीथिंग इज देयर। व्हाई डू यू थिंक द राइटर डज दिस, आपको ऐसा क्यों लगता है कि राइटर ने ये किया है? तो राइटर ने ऐसा इसलिए किया है ताकि आप स्टोरी से कनेक्ट कर पाओ, आपको पता चले कि स्टोरी की टाइमिंग क्या है, ये जगह क्या है, ये मूड क्या है, और आपको इससे स्टोरी में और ज़्यादा कनेक्शन फील होगा। So the answer is the writer describes different aspects in order to provide the details of time, place, and the mood of the story. It helps in imagining the characters and situations and makes it more interesting. इससे क्या होता है, जब आपको पता होता है कि अच्छा सुबह का टाइम है, शाम का टाइम है, नदी किनारे है और थोड़ा सैडनेस है, तो इससे आपको कैरेक्टर के मूड का पता चलता है कि शायद बैकग्राउंड में कुछ हुआ है, तो इनसे ये स्टोरीज इंटरेस्टिंग हो जाती हैं। तो दैट कैन बी योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 इज हाउ डिड द रिवर नो सो मच अबाउट जानवी, जानवी के बारे में रिवर को इतना कैसे पता था? तो रिवर न्यू बिकॉज
जानवी वहाँ पर रोज आती थी। जानवी यूज टू कम टू विजिट द रिवर ऑलमोस्ट एवरी डे, वो लगभग रोज आती थी। शी मस्ट हैव स्पोकन अबाउट हर फीलिंग्स वाइल सिटिंग एट द बैंक्स ऑफ द रिवर। उसने अपनी भावनाओं, अपनी इच्छाओं के बारे में रिवर के किनारे पर बैठकर कुछ कहा होगा। दैट्स वाई द रिवर न्यू सो मच अबाउट हर, और शायद इसीलिए रिवर को उसके बारे में इतना कुछ पता था। क्वेश्चन नंबर 3 इज जानवी सेज एंड आई एम सो ओल्ड नाउ। जानवी कहती है कि मैं बहुत बड़ी हो गई हूँ। दे विल नेवर लेट मी गो, वो मुझे कभी भी नहीं जाने देंगे। वट कैन यू इन्फेयर अबाउट जानवी एंड द स्कूल फ्रॉम दिस लाइन। इस लाइन से आपको जानवी और स्कूल के बारे में क्या पता चलता है? तो आंसर इज जानवी थॉट दैट शी हैज पास द एज। जानवी को लगता था कि उसकी एज निकल गई है एट विच चिल्ड्रन कैन गो टू स्कूल, जिस एज में बच्चे स्कूल जा सकते हैं। क्योंकि जानवी को लगता था कि अब मैं बहुत बड़ी हो गई हूँ, बच्चों के साथ में बहुत बड़ी लगूंगी, तो अब मुझे स्कूल में वो नहीं लेंगे। स्कूल्स हैव अ पर्टिकुलर एज फॉर चिल्ड्रन बिगनिंग द स्कूल एजुकेशन। स्कूल्स में एक रूल होता है कि इस पर्टिकुलर एज में आप इस क्लास में हो सकते हो। शी वॉज वरीड, अब जानवी को चिंता थी, दैट नाउ स्कूल विल नॉट अलाउ हर टू टेक एडमिशन। अब जानवी को लग रहा था कि क्योंकि वो उन बच्चों से बड़ी हो गई है तो अब स्कूल उसको एडमिशन नहीं देंगे। Let's come to question number 4. Why did the river laugh when Janvi said she would be scared at school? नदी क्यों हंसने लगी जब उसने जानवी को ये कहते सुना कि वो डरेगी स्कूल में? The river laughed when Janvi said she would be scared at school because the place Janvi was sitting had different creatures. नदी को इसलिए हंसी आई क्योंकि जानवी जिस जगह पर बैठी हुई थी वहाँ पर बहुत अलग अलग तरह के क्रीचर्स थे। देयर वॉज अ ग्रीन लिजर्ड, एक छिपकली थी, एक स्नेक था इन द बैम्बू क्लम्प, एंड जानवी उनसे नहीं डरी। एंड जानवी वॉज नॉट स्केयर्ड ऑफ दैम, बट जानवी कह रही थी कि मैं स्कूल में डर जाऊंगी। तो ये बहुत कॉन्ट्राडिक्ट हो रहा था, इसीलिए रिवर हंसी। नंबर 5 इज वाई शुड जानवी फॉलो द रिवर्स एडवाइस। जानवी को रिवर की एडवाइस क्यों मान लेनी चाहिए? जानवी शुड फॉलो द रिवर्स एडवाइस बिकॉज द रिवर एनकरेज्ड हर टू गो टू स्कूल। जानवी को इसलिए मान लेना चाहिए क्योंकि रिवर उसको एनकरेज कर रही थी, उसको बैक कर रही थी कि तुम्हें स्कूल जाना चाहिए एंड लर्न वेरियस थिंग्स, और सब कुछ सीखना चाहिए। इट वॉज जानवीज ड्रीम टू गो टू स्कूल। जानवी का सपना था कि वो स्कूल जाए, एंड शी नीडेड अ लिटिल सपोर्ट, और उसको थोड़ा सा सपोर्ट चाहिए था कि कोई उसको सपोर्ट करे कि हाँ तुम्हें स्कूल जाना चाहिए, विच द रिवर ट्राइड टू प्रोवाइड हर। और इसीलिए रिवर उसको सपोर्ट कर रही थी, उसको वो सपोर्ट दे रही थी जिसको जानवी ढूंढ रही थी। तो इसीलिए जानवी को रिवर की एडवाइस मान लेनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 6 इज हाउ डज द कन्वर्सेशन बिटवीन जानवी एंड द रिवर मेक द स्टोरी मोर अपीलिंग। जानवी और रिवर के बीच में जो बातें हुई हैं उससे स्टोरी में क्या एडिशन हुआ है? क्या उससे स्टोरी इंटरेस्टिंग हुई है? आपको उसमें क्या एस्पेक्ट ऐड हुआ लगता है? आंसर इज द कन्वर्सेशन बिटवीन जानवी एंड द रिवर इज वेरी डिटेल्ड एंड फ्रेंडली। जानवी और रिवर के बीच में जो बातें हुई हैं वो बहुत डिटेल में हुई हैं और बहुत फ्रेंडली मैनर में हुई हैं। इस तरह से हुई हैं जैसे दो दोस्त आपस में बात करते हैं। पर्सोनिफिकेशन होता है जब हम किसी चीज़ को एक ह्यूमनाइजिंग वे में देखते हैं। तो यहाँ पर रिवर को एक ह्यूमन की तरह ट्रीट किया गया है कि वो बोल सकती है, समझ सकती है, सुन सकती है और एडवाइस भी कर सकती है। तो रिवर को एक पर्सन की तरह से ट्रीट किया गया है, तो इसीलिए इसे रिवर का पर्सोनिफिकेशन कहेंगे। तो पर्सोनिफिकेशन ऑफ द रिवर ह्यूमनाइजेज द कॉन्वर्जेशन। अब क्योंकि रिवर को एक पर्सन की तरह बताया गया है तो रिवर और जानवी के बीच में जो बातें हुई हैं वो इसी तरह से लगता है जैसे दो लोग आपस में बात कर रहे हों, एंड मेक्स इट इंटरेस्टिंग। और इसीलिए ये जो कन्वर्जेशन है ये इंटरेस्टिंग लगता है। क्वेश्चन नंबर 7 इज व्हाट इज द मेन मैसेज दैट द राइटर इंटेंड्स टू कन्वे। क्या मेन मैसेज है इस स्टोरी का जो राइटर देना चाहता है? The main message that the writer intends to convey is that girls and boys should be given equal opportunities of education. राइटर यहाँ पर ये बता रहा है कि गर्ल्स हों बॉयज़ हों सभी को हमें एजुकेशन के और बाकी चीज़ों के बराबर मौके देने चाहिए। गर्ल्स आर केपेबल ऑफ डूइंग थिंग्स दैट बॉयज़ कैन डू। गर्ल्स वो सभी चीज़ें कर सकती हैं जो बॉयज़ कर सकते हैं। एंड एजुकेशन इज़ फॉर एवरीवन, और एजुकेशन नॉलेज सब के लिए है। ऐसा नहीं है कि आप केवल सिर्फ बॉयज़ को स्कूल भेजो और गर्ल्स को स्कूल ना भेजो, दैट इज़ नॉट राइट। तो यही राइटर का इंटेंट है यहाँ पर कि आप अपने लड़कियों को भी उसी तरह से स्कूल भेजो जिस तरह से लड़कों को भेजते हो। तो दैट्स द स्टोरी।
Now next section is let's learn. You have learned the naming words are called nouns. आपने ये सीखा है कि जो नेमिंग वर्ड्स होते हैं वो नाउन होते हैं और उनके लिए हम कैपिटल लेटर यूज़ करते हैं, लेकिन इस स्टोरी में रिवर के लिए कैपिटल आर से हमेशा बिगिन किया गया है। तो क्यों किया गया है? रिवर तो एक कॉमन नाउन है, तो यहाँ पर कॉमन नाउन में आर क्यों यूज़ किया गया है? तो कैपिटल आर यहाँ पर इसलिए यूज़ किया गया है क्योंकि यहाँ पर रिवर को एक कॉमन नाउन नहीं बल्कि एक पर्सन की तरह से ट्रीट किया गया है। सो द रिवर इन द स्टोरी इज कंसिडर्ड एज अ पर्सन। रिवर को पर्सन माना गया है हु टॉक्स टू जानवी and treats her like a friend. This is the reason that author used a capital letter for the river, though it is a common noun. तो इसीलिए ऑथर ने यहाँ पर कैपिटल आर यूज किया है रिवर के लिए, जबकि रिवर वर्ड एक कॉमन नाउन है। नाउ सेक्शन 2, देर आर फ्यू वर्ड्स रिलेटेड टू साउंड इन द टेक्स्ट। इस टेक्स्ट में साउंड से रिलेटेड कुछ वर्ड्स यूज हुए हैं। पिक द वर्ड्स फ्रॉम द टेक्स्ट। टेक्स्ट से आप वो वर्ड चूज करो और उन्हें यहाँ पर इन सेंटेंसेस के अगेंस्ट लिखो जो यहाँ इसकी डेफिनेशन को सूट करते हैं। जैसे कि फर्स्ट वन इज मेड अ हाई पिच्ड पियर्सिंग साउंड। ऐसी आवाज़ जो बहुत ज़्यादा हाई पिच पर हो, बहुत ज़्यादा शोरगुल से भरी हुई हो। पियर्सिंग साउंड, पियर्सिंग साउंड होता है, पियर्सिंग होता है होते हुए चले जाना किसी के थ्रू। तो पियर्सिंग साउंड इज मतलब कानों को चीरते हुए चले जाए, ऐसी साउंड होती है श्रीकिंग, जो पैरट से एसोसिएट की गई है। सेकेंड वन इज टू कॉज लिक्विड टू स्ट्राइक और फॉल ऑन समथिंग। जब लिक्विड किसी चीज़ से टकराता है या गिरता है तो साउंड होता है स्प्लैश का। ए लो कंटिन्यूअस बैकग्राउंड नॉइज, एक ऐसा शोर जो लगातार बैकग्राउंड में आता रहता है, दैट इज मर्मरिंग। क्राई विद लाउड अनकंट्रोलेबल गैस्प, बहुत जोर से चिल्लाना शोर के साथ में, दैट इज सोबिंग। टू मेक अ सॉफ्ट ड्राई साउंड लाइक पेपर और लीव्स मूविंग, ऐसी आवाज़ जैसे पेपर पलटते हुए आती है या लीव्स पर चलते हुए आती है, दैट इज रसल। नंबर 6 इज टुक अ शॉर्ट क्विक ब्रेथ थ्रू द माउथ ड्यू टू सरप्राइज, पेन और शॉक। किसी शॉक से, किसी सरप्राइज से या अपने दर्द से परेशान होकर के जब आप मुंह से सांस लेते हो तो उसको कहते हैं गैस्पिंग। शेकिंग रैपिडली टू मेक कंटिन्यूअस शॉर्ट शार्प साउंड, लगातार हिलते हुए जो आवाज़ आती है, दैट इज रैटलिंग। Making a lot of noise, that is noisy. Made a long high cry usually because of pain or sadness. अक्सर लोग रोते हुए इस तरह की आवाज़ करते हैं, that is called wailing. Now fill in the blanks with suitable sound words from exercise. अब इसमें हमें वो words यूज़ करने हैं। The classroom grew noisy as the students noticed the teacher carrying the answer papers. क्लासरूम में ज़्यादा शोर होने लगा जब स्टूडेंट्स ने देखा कि टीचर आंसर पेपर लेकर आ रहे हैं। एज द टीचर टर्न द पेजेस विद अ रसल, अब टीचर ने जब पेपर को पलटा, पेपर पलटने की आवाज़ रसल होती है। द चिल्ड्रन मर्मर्ड, बच्चे मर्मरिंग करने लगे, आपस में धीरे धीरे बात करने लगे। वंडरिंग व्हाट कमेंट्स अवेटेड, अब वो सोच रहे थे कि अब टीचर क्या कहेंगे। समवन वेल्ड इन फ्रस्ट्रेशन, अब कोई फ्रस्ट्रेट होकर के रोने लगा और कंप्लेन करने लगा। एंड द चैटर ऑफ द स्टूडेंट्स स्टडीली इंक्रीज्ड, और धीरे धीरे बच्चों के शोर की आवाज़ बढ़ने लगी, उनके बातों की आवाज़ बढ़ने लगी। फाइनली व्हेन द टीचर प्रेज द स्टूडेंट्स फॉर देयर एक्सीलेंट परफॉर्मेंस, लास्ट में जब टीचर ने बच्चों को उनके बहुत अच्छे परफॉर्मेंस के लिए तारीफ़ की, द स्टूडेंट्स चीयर्ड विद एक्साइटमेंट, बच्चों ने अपने लिए चीयरिंग की, उत्साह में वो चिल्लाए। लेट्स मूव ऑन टू थर्ड सेक्शन। द वर्ड catamaran is used in the text. The word originates from Tamil language katamaram. कैटमरान वर्ड है जो कि तमिल लैंग्वेज से इंस्पायर्ड है, जो कि ओरिजिनल वर्ड है कैटुमारम। कटुमारम जिसका मीनिंग होता है लकड़ियों को एक साथ बांधा गया है। नाउ फाइंड आउट द मीनिंग्स ऑफ दीज वर्ड्स। अब इन वर्ड्स के मीनिंग हमें फाइंड आउट करने हैं। फ्रॉम विच इंडियन लैंग्वेज दीज वर्ड्स वर बोरोड, और किस लैंग्वेज से ये वर्ड लिए गए हैं। ये सारे लैंग्वेज इंडिया के हैं और अब ये वर्ड्स अलग अलग लैंग्वेजेस में है। नाउ हमें वो बताना है कि ये वर्ड किस लैंग्वेज से आए हैं, ओरिजिन इसका क्या है। जैसे कि कर्मा, ये संस्कृत से आया है कर्मा। टू इज साहिब, साहिब आता है उर्दू से। नाउ थर्ड इज चटनी, चटनी आता है चाटना, उससे आता है चटनी, सो दिस इज हिंदी। फोर्थ इज गुरु, गुरु आता है संस्कृत से। फिफ्थ इज वरांडा, वरांडा आता है, एक वर्ड होता है बरामदा, तो वो बंगाली में और हिंदी में यूज़ किया जाता है, तो इसका ओरिजिन बंगाली और हिंदी कुछ भी हो सकता है। सिक्स्थ इज़ जंगल, जंगल हिंदी से आता है। सेवन इज़ अरिका, अरिका इज़ मलयालम।
और 8th इज प्लैंक्विन। प्लैंक्विन आता है संस्कृत से, संस्कृत में पलंग को पलयंकः कहते हैं और पलयंकः से ये प्लैंक्विन बना है नाउ विच इज यूज्ड इन इंग्लिश लैंग्वेज। तो फर्स्ट वन संस्कृत, सेकंड वन उर्दू, थर्ड इज हिंदी, फोर्थ इज संस्कृत, फिफ्थ इज हिंदी एंड बंगाली, सिक्स्थ इज हिंदी, सेवेंथ इज मलयालम एंड 8th इज संस्कृत। नाउ एक्टिविटी नंबर 4, चंदू द फिशरमैन हैज अ कैटमरान दैट द रिवर प्रेफर टू अ शिप। चंदू के पास कैटमरान है जो कि रिवर को ठीक लगता है शिप के कंपैरिजन में, क्योंकि रिवर छोटी है। गिवन बिलो आर सम बोट्स दैट आर यूज्ड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री। ये कुछ बोट्स हैं जो हमारे अलग अलग पार्ट्स में यूज़ किए जाते हैं कंट्री में। फर्स्ट वन इज़ कनू। कनू एक छोटी सी बोट होती है, 2-3 लोगों को बिठा करके ले जा सकती है। कैटमरान, कैटमरान इज दिस टाइड वुड, लकड़ी को साथ में बांध करके इसे बनाया गया है। थर्ड वन इज कोरैकल एंड फोर्थ वन इज शिकारा। विच वन वुड यू लाइक टू ट्रैवल इन? आप इसमें से किस में ट्रैवल करना पसंद करोगे? आप अपनी चॉइस का बोट यहाँ पर लिख सकते हो। जैसे कि टूरिस्ट प्लेसेस पर अक्सर लोग शिकारा में जाते हैं। सेकंड इज मेक अ कलरफुल ड्राइंग ऑफ अ बोट दैट यू वुड लाइक टू ट्रैवल इन। अब जो भी आप बोट चूज करते हो उसकी आप यहाँ पर ड्राइंग कर सकते हो। फिफ्थ सेक्शन पर आते हैं, सॉल्व द क्रॉसवर्ड पजल। ये पजल सॉल्व करना है। यहाँ पर गाइडलाइंस दिए गए हैं। अक्रॉस मीन्स लेफ्ट टू राइट एंड डाउन इज लाइक दिस। तो इस तरह से जो हमें वर्ड्स दिए गए हैं हॉरिजॉन्टल वर्टिकल वो हमें फिल इन करने हैं। जैसे कि फर्स्ट वन इज ए लार्ज वेसल यूज्ड फॉर ट्रांसपोर्टिंग गुड्स और पैसेंजर्स बाय सी। वो वेसल जो सी के थ्रू हम ट्रेवल करते हैं तो दैट इज शिप। सेकेंड इज ए स्मॉल वेसल फॉर ट्रेवलिंग ऑन वाटर। एक छोटा सा नाव जो हम यूज करते हैं, टिपिकली प्रोपेल्ड बाय ओर, सेल्स और एन इंजन, जो एक इंजन से चलता है। नंबर 2 दैट इज कॉल्ड बोट। थर्ड इज ए फ्लैट फ्लोटिंग स्ट्रक्चर फॉर ट्रैवलिंग अक्रॉस वाटर। जो फ्लैट स्ट्रक्चर होता है जिस पर रिवर क्रॉस की जा सकती है, दैट इज नंबर 3, दिस इज कॉल्ड राफ्ट। नाउ फोर्थ, ए बोट और शिप ड्रिवन बाय स्टीम। स्टीम से जो बोट या शिप चलती है दैट इज नंबर 4, दैट इज अ स्टीमर। नाउ वर्टिकल। नंबर 5 is a small light narrow boat pointed at both hands and moved using a paddle. ऐसी बोट जिसके दोनों एंड्स थोड़े से पॉइंटेड होते हैं, दैट इज कॉल्ड कनू। नंबर 6, ए बोट विद पावरफुल इंजन। एक ऐसी बोट जिसमें पावरफुल इंजन होता है, विच कैन चेंज डायरेक्शंस इजीली। आसानी से इसकी डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं। एंड इट इज़ यूज टू पुल लार्ज शिप्स इनटू एंड आउट ऑफ द पोर्ट। और इससे पोर्ट पर शिप को अंदर लाने के लिए और बाहर लाने के लिए यूज किया जाता है। दिस इज कॉल्ड टग बोट, TUGBOAT, दैट इज टग बोट। लास्ट इज अ बोट विथ सेल्स एंड समटाइम्स एन इंजन। एक बोट जिसमें सेल होता है, ऊपर की तरफ एक सेल बंधा हुआ होता है और एक इंजन होता है। यूज फॉर आइदर रेसिंग, रेसिंग के लिए इसे यूज़ करते हैं, या फिर टूरिस्ट प्लेसेस पर इसको प्लेजर के लिए यूज़ किया जाता है। और ये कॉट से राइम होता है, तो दैट इज कॉल्ड यॉट, YACHT, दिस इज यॉट। रीड द हाईलाइटेड वर्ड्स इन द फॉलोइंग लाइन्स फ्रॉम द टेक्स्ट। ये कुछ लाइन्स लिए गए हैं चैप्टर से। शी गोज डाउन टुवर्ड्स द सी, वो सी की तरफ जाती है। टुवर्ड्स यहाँ पर हाईलाइटेड वर्ड है। आई हैव सीन हर, मैंने उसे देखा है। शी ऑलवेज टेक्स सेम वे, वो हमेशा उसी रास्ते पर जाती है। ओवर, ये हाईलाइटेड है। ओवर द माउंटेन्स, पहाड़ों के ऊपर से होते हुए। एंड डाउन टू द सी लाइक मी, डाउन यहाँ पर हाईलाइटेड है और नीचे समुद्र की तरफ बिल्कुल मेरी तरह। तो ये जो वर्ड यहाँ पर हाईलाइटेड है, टुवर्ड्स है, ओवर है और डाउन है, ये पोजीशन को इंडिकेट करते हैं, डायरेक्शन को इंडिकेट करते हैं। तो ये वर्ड्स होते हैं प्रीपोजिशंस। ऐसे वर्ड्स जो किसी नाउन की डायरेक्शन को शो करते हैं, उसकी लोकेशन को शो करते हैं, उसकी टाइम या उसका प्लेसमेंट कहाँ पर है वो शो करते हैं, तो वो होते हैं प्रीपोजिशन। Now there is an exercise based on this knowledge. Janvi takes the river's advice and goes to school. जानवी रिवर की एडवाइस मानती है और स्कूल जाती है। On her first day at school, अपने स्कूल के पहले दिन जानवी stood nervously, जानवी थोड़ी घबराई हुई सी खड़ी रही। Outside the gate, वो गेट के बाहर थी तो it will be outside the gate. क्लचिंग हर बैग क्लोज टू हर, अपने बैग को अपनी तरफ खींचती हुई, उसे कस के पकड़ती हुई। द बेल रैंग, स्कूल की घंटी बजी। एंड शी हरीड, और वो जल्दी से चली। कहाँ चली? इनसाइड द बसलिंग क्लासरूम, ये इनसाइड वो स्कूल के अंदर गई, क्लास के अंदर गई। शी फाउंड अ सीट, उसे एक सीट मिली। बिटवीन, अमंग होता है बहुत सारे लोगों के बीच में, तो यहाँ पर आएगा बिटवीन। Between two friendly classmates,
अपने 2 फ्रेंडली क्लासमेट के बीच में उसे सीट मिली। द टीचर ग्रीटेड दैम वार्मली, टीचर ने बहुत प्यार से उनका स्वागत किया, उनको हेलो बोला। एंड स्टार्टेड द लेसन, और अपना लेसन स्टार्ट किया। अबाउट नंबर्स, नंबर्स के बारे में टीचर ने लेसन पढ़ाना शुरू किया। दिस इज अबाउट द चैप्टर। जानवी लिसन्ड अटेंटिवली, जानवी ने बहुत ध्यान से सुना। फीलिंग एक्साइटेड, वो बहुत खुश थी, उसे बहुत उत्साह था। किस बात का? फॉर द न्यू एडवेंचर्स अहेड, क्योंकि आगे जो होने वाला था उसके लिए वो बहुत एक्साइटेड थी। तो इस तरह से ये प्रीपोजिशंस आप यहाँ पर फिल इन कर रहे हो। लेट्स मूव ऑन। रीड द हाईलाइटेड वर्ड्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस फ्रॉम द टेक्स्ट। ये कुछ वर्ड्स अगेन यहाँ पर हाईलाइट किए गए हैं। ए किंगफिशर स्वेप्ट डाउन, एक किंगफिशर बहुत तेजी से नीचे आया। इट्स विंग्स एन एरो ऑफ ब्लू इन द सनलाइट, और उसके पंख ऐसे लग रहे थे जैसे कोई ब्लू कलर का तीर आया है, सूरज की रोशनी में वो ऐसे चमक रहा था। सो वर्ड्स लाइक ऑन, ऑफ, अप, डाउन, ये जो वर्ड्स हैं ये भी प्रीपोजिशन ही हैं, लेकिन अगर ये वर्ड किसी नाउन से पहले यूज़ किए जाएं तो ये है प्रीपोजिशन, लेकिन अगर ये किसी एक्ट के बाद में यूज़ किए जाएं तो ये होते हैं एडवर्ब। इसका क्लियर डिफरेंस आपको भी पता चल जाएगा। जैसे यहाँ पर भी एक एग्जाम्पल दिया गया है। शी रैन, वो दौड़ी, अप, ऊपर की तरफ। शी रैन अप द स्टेयर्स, वो स्टेयर्स पर ऊपर की तरफ दौड़ी। तो यहाँ पर जो अप वर्ड है ये प्रीपोजिशन है, क्योंकि इसके बाद में स्टेयर्स एक नाउन है। यही वर्ड अप इस सेंटेंस में यूज किया गया है। शी रैंग मी अप, उसने मुझे कॉल किया। अब अप इसके बाद में यहाँ पर कुछ नहीं है, यहाँ पर कोई नाउन नहीं है अप के बाद में, तो दिस इज एडवर्ब। ये यहाँ पर बता रहा है कि उसने कुछ एक्ट किया। तो अप वर्ड ही प्रीपोजिशन है, अप वर्ड ही एडवर्ब है, बेस्ड ऑन कि ये सेंटेंस में कहाँ पर प्लेस किया गया है। ये डिफरेंस आपको इस एक्सरसाइज से और समझ में आएगा। हियर इज एन एक्सरसाइज। द कैट जम्प्ड ऑन द टेबल, बिल्ली टेबल पर कूदी। तो ये प्रीपोजिशन है क्योंकि बाद में नाउन है। द चिल्ड्रन प्लेड आउटसाइड, बच्चे बाहर खेले। अंटिल डार्क, अब इसके बाद में कोई नाउन नहीं है, ये एक टाइम है, तो आउटसाइड इज एन एडवर्ब। शी क्विकली रैन इनसाइड द पार्क, वो बहुत तेजी से पार्क के अंदर दौड़कर गई। तो इनसाइड प्रीपोजिशन हो गया क्योंकि बाद में पार्क एक नाउन है। द हेलीकॉप्टर वॉज होवरिंग, हेलीकॉप्टर घूम रहा था। अबव, ऊपर घूम रहा था। तो ये घूमने के बारे में बताया जा रहा है, तो अब ये प्रीपोजिशन नहीं है, एडवर्ब है। वी वर जस्ट वॉकिंग इनसाइड, हम अंदर आ रहे थे, हम अंदर घूम रहे थे। चैटिंग, अब ये इनसाइड यहाँ पर वॉकिंग के बारे में बता रहा है, तो दिस इज एडवर्ब। आफ्टर थॉरोली वाइपिंग हिज शूज, अपने जूतों को अच्छी तरह से साफ करने के बाद, ही स्टेप्ड इन, वो अंदर आया। तो ये यहाँ पर एडवर्ब हो गया है। शी ड्रोव स्लोली, उसने धीरे से ड्राइव किया। अब देखो स्लोली ये एडवर्ब है, स्लो ड्रोव के बाद आया है, वर्ब के बाद में आया है, तो ये एडवर्ब है। शी ड्रोव स्लोली अराउंड द शार्प कर्व, कर्व के चारों तरफ उसने धीरे से गाड़ी चलाई। तो ये क्योंकि बाद में शार्प कर्व, ये एक प्रीपोजिशन हो जाएगा। ही प्लेस्ड द कीज अंडर, उसने कीज को मैट के नीचे रखा। ही प्लेस द कीज अंडर द मैट, तो ये प्रीपोजिशन हो गया है। तो यहाँ पर आपको प्रीपोजिशन और एडवर्ब में डिफरेंस समझ में आया होगा। लेट्स मूव ऑन, लेट्स लिसन। रीड द वर्ड गिवन इन द बॉक्स बिलो, ये कुछ वर्ड्स यहाँ पर दिए गए हैं। यू विल लिसन टू 5 पीपल स्पीक अबाउट स्कूल लाइफ। अब जो आप आगे ट्रांसक्रिप्ट सुनने वाले हो उसमें 5 लोग अपने स्कूल लाइफ के बारे में, उसमें 5 लोग स्कूल लाइफ के बारे में बात कर रहे हैं। एज यू लिसन, जब आप सुनते हो, सर्कल द वर्ड्स दैट आर यूज्ड बाय द स्पीकर्स। जब आप ये वर्ड सुनो तो आपको वो वर्ड्स को सर्कल करना है जो स्पीकर ने बोले हैं। देयर आर 2 वर्ड्स यू डू नॉट नीड, इसमें 2 वर्ड ऐसे हैं जिनकी आपको ज़रूरत नहीं है। तो वो 2 वर्ड कौन से हैं ये भी आपको बाद में पता चल जाएगा। लेट्स गो थ्रू द स्क्रिप्ट। स्पीकर 1 इज़ अ फादर। शुड गर्ल्स अटेंड स्कूल, क्या लड़कियों को स्कूल जाना चाहिए? यस, हाँ, दे शुड, उन्हें जाना चाहिए। आई डू माई बेस्ट टू इंश्योर दैट बोथ माई सन एंड डॉटर गेट इक्वल अपॉर्चुनिटीज़, मैं हमेशा ये कोशिश करता हूँ, अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता हूँ कि मेरा बेटा और मेरी बेटी दोनों को बराबर मौके मिलें। आई लुक फॉरवर्ड टू देयर सक्सेसफुल करियर्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि वो आगे सक्सेसफुल होंगे, भविष्य में वो कुछ अच्छा करेंगे। एंड रिवॉर्डिंग लाइफ्स, और अपनी ज़िंदगी में खुश रहेंगे।
आई फील एजुकेशन गिव्स फ्रीडम टू मेक चॉइसेस इन लाइफ। मुझे ऐसा लगता है कि एजुकेशन से, पढ़ाई लिखाई से आपको अपने जीवन में कुछ अच्छा चुनने की आज़ादी मिलती है। आप ज़्यादा इन्फॉर्म्ड होते हो, आपको बेटर नॉलेज होती है, तो आप अपने लिए अच्छे डिसीजन ले पाते हो। वेदर माई डॉटर वॉन्ट्स टू वर्क इन एन ऑर्गेनाइजेशन और बी अ होम मेकर। अब चाहे मेरी बेटी बड़े होकर के किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करना चाहे या वो अपना घर संभालना चाहे, इट शुड बी हर चॉइस, ये उसकी चॉइस होनी चाहिए। एंड द सेम अप्लाइज टू माई सन, और यही चीज़ें मेरे बेटे पर भी लागू होती हैं। देन कम्स स्पीकर 2, वो एक ग्रैंड मदर है, एक ओल्ड लेडी है। आई वेंट टू स्कूल, मैं स्कूल गई, बट मैनी गर्ल्स एट दैट टाइम वुड नॉट अटेंड स्कूल। लेकिन उस समय बहुत सी लड़कियां ऐसी थीं जो स्कूल नहीं जाती थीं, बिकॉज सम एल्डर्स इन द विलेज फेल्ट दैट गर्ल्स शुड हेल्प इन द हाउस एंड टेक केयर ऑफ देयर लिटिल ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। क्योंकि उस टाइम पर कुछ बड़े लोग गांव में ऐसा सोचते थे कि लड़कियों को घर पर रहना चाहिए और अपने छोटे भाई बहनों की देखभाल करनी चाहिए। बेसिकली उन्हें घर चलाना है, उसकी ट्रेनिंग लेनी चाहिए। आई एम हैप्पी, मैं खुश हूँ, दैट द सिचुएशन हैज़ चेंज्ड टुडे, कि अब ये स्थिति बदल गई है। देन कम्स स्पीकर 3 हु इज़ अ टीचर। टीचर बोलते हैं द स्कूल प्रिपेयर्स स्टूडेंट्स, स्कूल स्टूडेंट्स को तैयार करता है फॉर मीनिंगफुल एंड यूजफुल पार्टिसिपेशन इन द वर्ल्ड। उन्हें दुनिया में कुछ मीनिंगफुल करने के लिए, कुछ ऐसा जो आगे आने वाले लोगों के काम आए, ऐसे पार्टिसिपेशन के लिए उनको तैयार करता है। बाय लर्निंग हैंड्स ऑन एबिलिटीज़ एंड स्किल्स, किस तरह से तैयार करता है? उन्हें ऐसी चीज़ें सिखा करके जो उन्हें आगे जा कर के काम आने वाली हैं। डेवलपिंग इक्वल रिस्पेक्ट फॉर हेड, हैंड्स, हार्ट, और ऐसा करने से क्या होगा? जब उनके अंदर ये स्किल होंगी, जब वो ये सब सीख जाएंगे, और इसी के साथ स्कूल में एक दूसरे को किस तरह से रेस्पेक्ट करना है, और हर एक इंसान को, चाहे वो अपने हाथों से काम करता हो, चाहे अपने दिमाग से काम करता हो, चाहे हार्ट से काम करता हो, वो किसी भी तरह से। तो इसे आप इस तरह से समझ सकते हो कि हेड से काम करना मतलब जो लोग जैसे डॉक्टर, इंजीनियर्स, टीचर, इनका काम फिजिकल नहीं होता है, ये हेड यूज़ करते हैं। हैंड्स होता है जैसे कि जो स्किल वर्क होता है, जैसे कि कारपेंट्री और लेबर, ये सब हैंड्स और स्किल के काम हैं। इलेक्ट्रीशियंस। हार्ट इज़ जो लोग एक्टिंग करते हैं, आर्ट में काम करते हैं, आर्ट के एरिया में काम करते हैं, तो किसी भी फील्ड में वो काम करते हों, वो एक दूसरे की रेस्पेक्ट करें। वैल्यूइंग द डिग्निटी ऑफ लेबर, और जो लोग मेहनत करते हैं उनकी इज्जत करें। एंड अंडरस्टैंडिंग, और ये समझें वोकेशनल चॉइसेस फॉर द फ्यूचर, कि फ्यूचर में उनको जो चॉइसेस मिलने वाली हैं उनको वो समझ सकें। देन कम्स स्पीकर 4 हु इज़ अ स्टूडेंट। आई लाइक टू गो टू स्कूल, मुझे स्कूल जाना पसंद है। आई फील दैट बाई कमिंग टू स्कूल एंड रीडिंग द बुक्स, मुझे ऐसा लगता है कि स्कूल आकर के और बुक्स को पढ़ करके आई लर्न अबाउट थिंग्स फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड, मुझे पूरी दुनिया के बारे में पता चलता है। आई ऑल्सो हैव फ्रेंड्स विद होम आई कैन शेयर माई फीलिंग्स, मेरे पास फ्रेंड्स हैं, मेरे कुछ दोस्त हैं जिनके साथ मैं शेयर कर सकता हूँ अपनी फीलिंग्स को। देन कम्स स्पीकर 5 हु इज़ द प्रिंसिपल। एवरीवन शुड अटेंड स्कूल, अब प्रिंसिपल बोलते हैं कि हर किसी को स्कूल जाना चाहिए। यू मस्ट हैव नोटिस्ड, तुमने नोटिस किया होगा दैट द गर्ल्स आर डूइंग वेरी वेल, कि बच्चियां बहुत अच्छा कर रही हैं। हाउएवर, हालांकि एज द हेड ऑफ एन इंस्टीट्यूशन, एक इंस्टीट्यूशन का हेड होने के नाते, आई नो, मुझे पता है, दैट ऑल स्टूडेंट्स कैन वर्क हार्ड, कि सभी स्टूडेंट, चाहे वो लड़के हों चाहे वो लड़कियां हों, मेहनत कर सकते हैं। माई मैसेज टू स्टूडेंट्स इज़ दैट दे शुड अटेंड स्कूल रेगुलरली, अब स्टूडेंट को मेरा मैसेज है कि उन्हें स्कूल रोज़ आना चाहिए। एंड टेक पार्ट इन एवरी स्कूल एक्टिविटी, और स्कूल की हर एक्टिविटी में उन्हें पार्ट लेना चाहिए। विदाउट बॉदरिंग वेदर इट इज़ फॉर गर्ल्स और बॉयज़, बिना ये ज़्यादा सोचे कि ये एक्टिविटी तो लड़कियों के लिए है या ये एक्टिविटी तो लड़कों के लिए है, सभी स्टूडेंट्स को सभी एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करना चाहिए। द आइडिया इज़ टू फोकस ऑन लर्निंग, स्कूल आने का मेन पर्पज़ ये है कि बच्चे सीखें। तो ये 5 स्पीकर हैं यहाँ पर। बेस्ड ऑन दिस इज़ द एक्टिविटी। अब इसमें कौन से वर्ड हमें नहीं चाहिए? तो देखो, लॉयर, ये वर्ड वहाँ पर यूज़ नहीं हुआ है, तो लॉयर इज़ नॉट यूज। डेस्क किसी ने नहीं बोला है। होम मेकर फादर ने बोला है, तो होम मेकर इज़ योर वर्ड। प्रिंसिपल, अब प्रिंसिपल स्पीकर है, प्रिंसिपल वर्ड वहाँ पर नहीं आया है, प्रिंसिपल इज़ ए स्पीकर, तो ये वर्ड भी आप सर्कल नहीं करोगे। पोस्टर्स,
पोस्टर्स वर्ड भी यूज़ नहीं हुआ है, न्यूज़पेपर्स भी यूज़ नहीं हुआ है, नीदर मैरिज, एडवर्टीजमेंट, इनमें से कोई भी वर्ड यूज़ नहीं हुआ है, करियर्स फादर ने ये वर्ड यूज़ किया है, एंड बुक्स ये वर्ड स्टूडेंट ने यूज़ किया है। इसी ट्रांसक्रिप्ट पर बेस्ड ये एक्टिविटी है। यहाँ पर 7 स्टेटमेंट्स दिए गए हैं जो किसी ना किसी स्पीकर ने शायद बोले हैं। हमें मार्क करना है कि ये किस स्पीकर ने बोले हैं, ऑल 5 स्पीकर्स। यहाँ पर 2 स्टेटमेंट ऐसे हैं जो किसी ने भी नहीं बोले हैं, तो वो हमें फाइंड आउट करने हैं और बाकियों को हमें बताना है कि किस स्पीकर ने ये बोला है। फर्स्ट वन इज प्रमोट्स एक्टिव पार्टिसिपेशन फॉर ऑल इन स्कूल एक्टिविटीज। ये पर्सन कहता है कि सभी को स्कूल एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करना चाहिए। तो ये कौन था? ये था प्रिंसिपल। नंबर 5 स्पीकर इट वाज, तो ये हो गया आपका प्रिंसिपल। सेकेंड इज कॉमेंट्स ऑन हाउ स्कूल मेक्स लर्निंग मैथमेटिक्स जॉयफुल। किसी ने क्या ये बोला कि मैथमेटिक्स सीखने के लिए स्कूल कितना एफर्ट करता है, मैथमेटिक्स को अच्छा बना देता है, इजी बना देता है, तो ये किसी ने भी नहीं बोला। थर्ड इज बिलीव्स इन द पावर ऑफ एजुकेशन दैट लीड्स टू फ्रीडम ऑफ चॉइस। ये किस स्पीकर ने बोला कि एजुकेशन से आपको फ्रीडम ऑफ चॉइस मिलती है? तो ये बोला नंबर 1 ने, हु इज अ फादर। Then comes number 4, shares that school also means companionship. स्कूल का मतलब है कि आपको वहाँ पर दोस्त मिल जाते हैं, तो ये बोला है नंबर 4, who is a student. Then comes number 5, understands that boys and girls have different abilities. उन्हें पता है कि लड़के और लड़कियों की अलग अलग योग्यताएं होती हैं, तो ये किसने बोला है? ये बोला है ग्रैंड मदर ने। दिस विल बी स्पीकर नंबर 2। तो ग्रैंड मदर ने ये इसलिए बोला है क्योंकि उनके गांव के बड़े लोग ऐसा कहते थे, तो ये सेंटेंस उन्होंने बोला है। 6th इज परसुएड्स द पेरेंट टू ग्रांट परमिशन टू अटेंड स्कूल। पेरेंट्स को बार बार जाकर के बोलते हैं कि अपने बच्चों को स्कूल आने दें, तो ऐसा किसी ने भी नहीं बोला है, तो दिस सेंटेंस इज नॉट यूज्ड बाय एनी स्पीकर। 7th इज बिलीव्स दैट लर्निंग स्किल इज नॉट जेंडर बेस्ड। उन्हें ये पता है, वो ये मानते हैं कि कुछ भी सीखना किसी जेंडर पर डिपेंड नहीं करता है, हर कोई सब कुछ सीख सकता है। तो ये टीचर ने बोला है, उन्होंने बोला है कि आपको हेड, हैंड्स और हार्ट, इस तरह के 3 जॉब्स मिलते हैं और इसमें जेंडर का कोई भी बायसनेस नहीं है, तो ये बोला है स्पीकर नंबर 3, हु इज अ टीचर। नेक्स्ट एक्टिविटी इज लेट्स स्पीक। रीड द सेंटेंसेस गिवन बिलो। आप ये सेंटेंसेस पढ़ो, ये भी चैप्टर से ही लिए गए हैं। डियर डियर व्हाट्स द मैटर, तो ये रिवर ने बड़ी ही स्लीपी वॉइस में ये बोला था, तो वही यहाँ पर रिपीट किया गया है। यू शुडंट क्राई, आपको नहीं रोना चाहिए, यू नो, एंड यू रियली शुडंट बी स्कैर्ड। तो ये इसी तरह से आपको पढ़ने के लिए बोल रहे हैं कि जैसे रिवर बोल रही होगी अपने स्लीपी वॉइस में। तो ये आपको डिफरेंट एक्सप्रेशंस के साथ में पढ़ना है, जैसे कि ये यहाँ पर स्लीपी वॉइस के साथ में बोला गया है। और क्या मूड हो सकते हैं इसी को बोलने के? हैप्पी मूड। हैप्पी मूड में आप कैसे बोलोगे? फुल ऑफ चार्ज, बहुत ही एक लाउड सी वॉइस में, खुश आवाज़ में ये बोलोगे, आवाज़ धीमी नहीं होगी। सरप्राइज वे में, एंग्री वे में, स्कैर्ड वे में, सैड वे में और वरिड वे में। तो ये एक इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज होगी जो आप ग्रुप में करोगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा। नेक्स्ट पर आते हैं पार्ट 2। जानवी आस्क्स द रिवर फॉर एडवाइस। जानवी ने रिवर से एडवाइस मांगी थी एंड द रिवर गिव्स एडवाइस, और रिवर ने उसको एडवाइस दी भी जो जानवी ने बाद में मानी थी। अब इसी से इंस्पायर होकर के आपको कुछ अलग अलग सिचुएशन दिए गए हैं जिसमें आप किस तरह से किसी से एडवाइस मांगोगे या किसी को किस तरह से एडवाइस करोगे, ये आपको एक्सप्लेन करना है। ये आपको स्पीकिंग एक्सरसाइज है। सिचुएशन 1 इज यू विश टू प्ले फुटबॉल। आप फुटबॉल खेलना चाहती हो, बट इट हैज़ एन ऑल बॉयज़ टीम ओनली, लेकिन उसमें केवल टीम में लड़के ही हैं। तो अब आप किस तरह से एडवाइस मांगोगे, किस से मांगोगे और आपको क्या एडवाइस मिल सकती है? तो ये यहाँ पर प्रॉम्प्ट्स हैं। अगर आपको एडवाइस चाहिए किसी से तो आप इनमें से कुछ प्रॉम्प्ट्स यूज़ कर सकते हो, और अगर आप किसी को एडवाइस दे रहे हो तो आप ये प्रॉम्प्ट्स यूज़ कर सकते हो। जैसे इस केस में सिचुएशन 1 में आप पूछ सकती हो, डू यू थिंक आई शुड टॉक टू द कोच टू अलाउ मी टू प्ले फुटबॉल। क्या तुम्हें लगता है, अगर आप किसी फ्रेंड से पूछते हो कि क्या तुम्हें लगता है कि मुझे कोच से बात करनी चाहिए कि मुझे फुटबॉल खेलने दे, एंड अगर आपसे कोई पूछता है तो आप क्या बोल सकते हो? यस, हाँ, आई थिंक यू शुड टॉक टू द कोच अबाउट इट। हाँ, मुझे लगता है कि तुम्हें इस बारे में कोच से बात करनी चाहिए। तो इस तरह से आप सिचुएशन बेस्ड ये एडवाइस
मांग सकते हो, दे सकते हो। सिचुएशन 2 इज यू हैव बीन अनेबल टू स्कोर वेल इन मैथ्स, आपको मैथ्स में अच्छे मार्क्स नहीं आ रहे हैं ड्यू टू नर्वसनेस ड्यूरिंग एग्जाम, क्योंकि आप एग्जाम में घबरा जाते हो। तो इसके लिए आप अगर किसी से बात करते हो तो यू मे आस्क लाइक, दिस इज सिचुएशन 2, What do you think I should do to overcome my nervousness in mathematics? तुम्हें क्या लगता है कि मैं क्या करूं जिससे मैं मैथ में ना घबराऊं? So the answer can be the best thing to do is to make a timetable. सबसे अच्छा होगा कि तुम अपने लिए एक टाइम टेबल बनाओ and practice maths every day for 1 hour. और हर रोज मैथ की 1 घंटे प्रैक्टिस करो तो उससे तुम्हें एग्जाम में नर्वसनेस नहीं होगी। काइंड ऑफ दिस इज नॉट द बेस्ट सोल्यूशन, बट इस तरह से आपको जो लगता है वो आप एडवाइस कर सकते हो। देन कम्स सिचुएशन 3 इज यू रियली इंजॉय म्यूजिक क्लासेस, आपको म्यूजिक क्लासेस अच्छी लगती हैं बट डू नॉट गेट इनफ टाइम टू प्रैक्टिस फॉर इट, लेकिन आपको इसमें टाइम नहीं मिलता है प्रैक्टिस करने के लिए। तो व्हाट कैन यू आस्क फॉर? सिचुएशन 3 में आप बोल सकते हो आई डोंट फाइंड टाइम टू प्रैक्टिस म्यूजिक, मुझे म्यूजिक के लिए टाइम नहीं मिलता प्रैक्टिस करने के लिए। व्हाट वुड यू डू इन माई पोजिशन, तो मेरी पोजिशन पे होते तो क्या करते? एंड अगर आपसे किसी ने पूछा है तो आंसर कैन बी आई वुड नॉट वेस्ट माई टाइम ऑन फोन टीवी एंड रादर प्रैक्टिस म्यूजिक फॉर सम टाइम, मैं अपना टाइम ऐसे फ़ोन और टीवी पर ख़राब नहीं करूँगी बल्कि उस टाइम में म्यूज़िक प्रैक्टिस करूँगी सो दैट आई इन्जॉय म्यूज़िक क्लासेस, जिससे कि मैं म्यूज़िक क्लासेस को और इन्जॉय कर सकूँ। Then comes situation 4. You cannot see the blackboard clearly from the last bench. आप लास्ट बेंच पर बैठते हो, आपको ब्लैक बोर्ड पर जो टीचर शो करते हैं, लिखते हैं, नहीं पता चलता है। तो what prompt you can use? You can use in situation 4. I can't see the blackboard. मुझे ब्लैक बोर्ड पे दिखाई नहीं देता। What do you think I should do? तुम्हें क्या लगता है कि मैं क्या करूँ? Answer can be और advice can be I think you should talk to the class teacher to change your seat. मुझे लगता है कि तुम्हें क्लास टीचर से बात करनी चाहिए अपनी सीट को चेंज करने के लिए। तो that's how you can give advice. Next section is let's write. This is about observing nature. Take some time to observe the world around you. अपने आसपास की दुनिया को ऑब्जर्व करने के लिए थोड़ा सा टाइम निकालो। Over the next few days, अगले कुछ दिन पे अटेंशन टू द कलर्स, शेप्स, पैटर्न्स एंड टेक्सचर्स फाउंड इन नेचर। थोड़ा ध्यान इस बात पर दो कि आपके चारों तरफ नेचर में किस तरह के कलर्स हैं, शेप्स हैं, पैटर्न्स हैं, टेक्सचर्स हैं। टेक्सचर्स जो छू करके आपको लगता है कि ये स्मूथ है, हार्ड है, रफ है, इस तरह से वो टेक्सचर होगा। लुक क्लोजली एट द ट्रीज, फ्लावर्स, बर्ड्स। अपने चारों तरफ जो भी प्लांटेशन है, ट्रीज हैं, फ्लावर्स हैं, बर्ड्स हैं, उनका ध्यान दो, उनको ऑब्जर्व करो। एंड इवन द स्काई, यहाँ तक कि आसमान पर भी ध्यान दो कि किस तरह से उसमें सनलाइट चेंज होती है। मेक डिटेल्ड नोट्स ऑफ व्हाट डू यू ऑब्जर्व। एक डिटेल नोट बनाओ कि आपने क्या क्या देखा है। फोकसिंग ऑन द टेक्सचर्स, मूवमेंट्स एंड हाउ लाइट प्लेज विद दीज एलिमेंट्स। तो अब आप नोट बनाओ और सब कुछ डिटेल में लिखो कि लाइट का इन कलर्स पे, इन टेक्सचर्स पे, इन एलिमेंट्स पर क्या फ़र्क पड़ता है। अपने ऑब्जर्वेशंस को रिकॉर्ड करो और उसके बाद आपको एक डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ तैयार करना है इन्हीं सब चीज़ों को एक्सप्लेन करते हुए। आप छोटी से छोटी डिटेल्स भी उसमें नोट कर सकते हो कि किस तरह से जब पानी पर एक बूंद गिरती है तो उसमें सर्कल बनने लगते हैं, या किस तरह से बर्ड्स और फ्लावर्स चेंज होते हैं दिन में लाइटिंग के साथ साथ। यू कैन राइट इट ऑल एंड यू हैव टू गिव इट अ टाइटल। उसके पैराग्राफ के लिए एक टाइटल चूज करो। यहाँ पर कुछ आइडियाज़ दिए गए हैं, यू कैन यूज़ दीज, और कुछ प्रॉम्प्ट्स दिए गए हैं कि आप अपने सेंटेंसेस किस तरह से स्टार्ट कर सकते हो। सो दिस इज एन एग्जाम्पल जिसको मैंने टाइटल दिया है अ वार्म हग ऑफ मदर नेचर। एंड यू कैन स्टार्ट एवरी डे आई सी ग्रीन ट्रीज स्विंगिंग लाइटली इन ब्रीज। रोज मैं देखती हूँ कुछ हरे रंग के पेड़ ठंडी हवा में धीरे धीरे झूलते हुए। आई हियर द चर्प ऑफ बर्ड्स, मुझे चिड़ियों की चहचहाहट सुनाई देती है। इट सीम्स वेरी जॉयफुल इन मॉर्निंग, सुबह के टाइम ये बहुत अच्छा लगता है। ब्राइट पर्पल एंड येलो फ्लावर्स इन द गार्डन मेक मी वेरी हैप्पी। गार्डन में पर्पल और येलो कलर के फ्लावर देख के मुझे बहुत खुशी होती है। इट इज़ वेरी रिलैक्सिंग टू लुक एट दैम, उन्हें देख करके बहुत शांति का अनुभव होता है। इट फील्स लाइक दे आर टॉकिंग टू द विंड, ऐसा लगता है कि वो हवा से बातें कर रहे हैं। एंड सेंडिंग मैसेजेस टू ईच अदर थ्रू विंड, और हवा के थ्रू एक दूसरे को मैसेजेस भेज रहे हैं। द कलरफुल बटरफ्लाइज इन द गार्डन फ्लटर फ्रॉम वन फ्लावर टू अनदर फॉर नेक्टर। रंग बिरंगी तितलियाँ गार्डन में एक फूल से दूसरे फूल पर उड़ती हुई जाती हैं, मंडराती हुई जाती हैं फूलों के रस के लिए। देयर डांसिंग फेदर्स आर शाइनी, तो
तो जब वो इस तरह से पंख फड़फड़ाती हैं तो लगता है वो डांस कर रही हैं। तो उनके नाचते हुए पंख बहुत शाइनी हैं, बहुत चमकदार हैं एंड लुक मैजिकल, और बहुत ही मैजिकल लगते हैं। एज द सनलाइट फिल्टर्स थ्रू द ट्रीज, अब जैसे जैसे लाइट पास होती है ट्रीज से, उसे छन करके पेड़ के नीचे आती है एंड बिकम्स वार्म, और उतनी गर्म नहीं रहती बल्कि थोड़ी सी वार्म हो जाती है। इट फील्स लाइक अ वार्म हग ऑफ मदर नेचर, ऐसा लगता है कि जैसे प्रकृति ने हमें हग कर लिया है, इस तरह की गर्माहट उसमें महसूस होती है। आई वॉन्ट टू टेल यू दैट देयर इज़ नथिंग लाइक द मैजिक ऑफ नेचर। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि प्रकृति के जादू जैसा और कुछ भी नहीं है। तो दिस इज़ जस्ट एन एग्जाम्पल। आप इससे इंस्पायर होते हो तो आप इस तरह से अपना एक पैराग्राफ रेडी कर सकते हो, और यू कैन राइट योर ओन पैराग्राफ बेस्ड ऑन द प्रॉम्प्ट्स गिवन टू यू। नेक्स्ट इज लेट्स डिस्कस व्हाई रिवर्स इन इंडिया आर कंसिडर्ड टू बी सेक्रेड एंड मोस्ट ऑफ देम आर रेफर्ड टू एज फीमेल। भारत में नदियों को पवित्र माना जाता है, उनकी पूजा की जाती है, और आपने ये भी नोटिस किया होगा कि अक्सर हम उन्हें एक फीमेल की तरह से बोलते हैं। जैसे गंगा नदी, गंगा बहती है, गंगा की पूजा होती है, यमुना बहती है, तो हम एक फीमेल एस्पेक्ट उसके साथ रखते हैं। हालांकि कुछ रिवर ऐसे हैं जैसे कि ब्रह्मपुत्र और सोन, जिनको हम मेल की तरह से ट्रीट करते हैं, मेल की तरह से रेफर करते हैं। तो ऐसा क्यों है? तो ऐसा इसलिए है क्योंकि रिवर्स इन इंडिया आर रेफर्ड एज फीमेल एज दे आर कंसिडर्ड एज द वन हु नरिशेस। रिवर्स को, नदियों को भारत में ऐसे माना जाता है कि वो पोषण देती हैं। जस्ट लाइक अ मदर टेक्स केयर ऑफ द नरिशमेंट ऑफ द फैमिली, जिस तरह से एक माँ परिवार के पोषण का ध्यान रखती है, रिवर टेक्स केयर ऑफ द पीपल बाय प्रोवाइडिंग वाटर टू क्रॉप्स एंड टू ड्रिंक। इसी तरह से नदियाँ पानी देती हैं फसलों की सिंचाई के लिए और पीने के लिए। सो इन इंडिया, इसीलिए भारत में रिवर्स आर ऑलवेज कंसिडर्ड सेक्रेड, नदियों को हमेशा पवित्र माना जाता है, एंड वर्शिप्ड लाइक अ गॉडेस, और देवियों की तरह उनकी पूजा होती है। गंगा, यमुना, नर्मदा, कृष्णा, कावेरी, गोदावरी एंड मैनी अदर्स आर कंसिडर्ड एज फीमेल। ये सभी नदियाँ, इनको फीमेल की तरह ही रेफर किया जाता है। हालांकि ब्रह्मपुत्र, as the name suggests, son of ब्रह्मा is considered as male। ब्रह्मपुत्र नदी, अब नाम से ही है कि ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मा का पुत्र, तो नाम की वजह से, नाम में ही पुत्र है तो इसको एक मेल कंसिडर किया जाता है। और इसी तरह से सोन नदी, सोन होता है सोना, गोल्ड से इसको रेफरेंस मिलता है, जिसका मतलब होता है एक चमकती हुई धातु, तो इसीलिए इसे भी एक मेल रेफरेंस दिया जाता है। तो ये रीज़न है इन नदियों को फीमेल और मेल की तरह रेफर करने का। नाउ कम्स होल क्लास एक्टिविटी। इंडिया इज़ अ मल्टीलिंगुअल कंट्री। भारत एक ऐसा देश है जहाँ बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं। मल्टीलिंगुअल मीन्स बहुत सारी भाषाएं। एंड मैनी ऑफ अस कैन स्पीक 2-3 लैंग्वेजेस ईजिली, और हम में से बहुत सारे लोग हैं जो बड़ी ही आसानी से 2 या 3 भाषाएं बोल सकते हैं। मेक अ लिस्ट ऑफ द लैंग्वेजेस, आप वो लिस्ट बनाओ जो आपकी क्लास के बच्चे बोल सकते हैं, एवरीवन इन द क्लास कैन स्पीक, एंड डिस्प्ले इट ऑन अ चार्ट पेपर इन द क्लासरूम, और आप इसे अपने क्लासरूम में एक चार्ट पेपर पर शो कर सकते हो। जैसे कि ये अगर लैंग्वेजेस है तो ये डिपेंड करेगा कि आपका स्कूल किस रीजन में है, किस स्टेट में है, उसी के अकॉर्डिंग आपके क्लास के बच्चों की भाषाएं होंगी। तो आपको बस चार्ट पेपर पर शो करना है कि कितने लोग हिंदी बोलते हैं, कितने लोग पंजाबी, कितने लोग हरियाणवी। इस तरह से आप उसको नंबर असाइन कर सकते हो और आप इसके लिए चार्ट पेपर पर शो कर सकते हो। इन विच लैंग्वेज डू यू एंजॉय रीडिंग एंड लर्निंग द मोस्ट? आपको किस लैंग्वेज में पढ़ना और लर्न करना पसंद है, सीखना पसंद है? तो अक्सर बच्चे जो भाषा बोलते हैं उन्हें उसी में सीखना पसंद होता है। हिंदी स्पीकिंग स्टूडेंट्स को हिंदी में पढ़ना और सीखना पसंद होगा, इंग्लिश स्पीकिंग में इंग्लिश में पसंद होगा, जो लोग पंजाबी अच्छे से जानते हैं उन्हें पंजाबी में पसंद होगा। तो इस तरह से ये पर्सनल प्रेफरेंसेस है। थर्ड एक्टिविटी इज रीड द पोस्टर गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। आप ये पोस्टर अच्छे से देखो। आप पोस्टर में ये 4 हैप्पी फेसेस देखते हो जो बोर्ड की तरफ देख रहे हैं, एक ही डायरेक्शन में देख रहे हैं, कुछ नोट कर रहे हैं, और स्लोगन यहाँ पर लिखा हुआ है, द हैप्पीनेस ऑफ अ नेशन लाइज इन द डिग्निटी ऑफ इट्स डॉटर। किसी देश की खुशहाली उसकी बेटियों के सम्मान से जुड़ी हुई है।
उस पर निर्भर करती है। तो ये यहाँ पर पोस्टर है। बेस्ड ऑन दिस पोस्टर, फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द थिंग्स यू कैन ऑब्जर्व इन द पोस्टर। इस पोस्टर में आपको क्या नजर आ रहा है? तो अगेन एज वी डिस्कस्ड, हैप्पी फेसेस है, वो कुछ सीख रहे हैं, और एक स्लोगन है, गर्ल्स आर इन अ स्कूल एंड लर्निंग विद अ स्माइल ऑन देयर फेसेस। द मैसेज ऑन पोस्टर सजेस्ट, पोस्टर पर जो मैसेज है वो ये बताता है, द इम्पॉर्टेंस ऑफ एजुकेटिंग गर्ल्स फॉर नेशन बिल्डिंग, कि किसी देश के विकास के लिए लड़कियों का पढ़ना कितना ज़रूरी है, ये बताता है। क्वेश्चन नंबर 2 इज वाई डू यू थिंक द गर्ल्स लुक हैप्पी। आपको ऐसा क्या लगता है, आप क्या सोचते हो कि ये लड़कियां इतनी खुश क्यों हैं? सो देयर कैन बी मैनी रीजन्स एंड दिस इज़ वन ऑफ दैम। इन रूरल एरियाज, अभी भी गाँव में कुछ एरियाज में एजुकेशन इज स्टिल नॉट कंसिडर्ड इम्पॉर्टेंट फॉर गर्ल्स। लड़कियों के लिए एजुकेशन को इम्पॉर्टेंट नहीं माना जाता एंड दे आर नॉट अलाउड टू गो टू स्कूल, और उन्हें स्कूल नहीं भेजा जाता। गर्ल्स लुक हैप्पी, ये बच्चियां खुश लग रही हैं, एज दे गॉट अपॉर्चुनिटी टू लर्न एंड एजुकेट देमसेल्फ, क्योंकि उन्हें ये मौका मिला है कि वो सीख सकें और खुद को शिक्षित बना सकें। सो दैट कैन बी योर आंसर, और आपका आंसर इससे अलग भी कुछ हो सकता है। नंबर 3 इज डिग्निटी मीन्स सेल्फ रिस्पेक्ट। डिग्निटी, इसका मतलब होता है आत्मसम्मान। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन डिग्निटी एंड हैप्पीनेस। अब इस डिग्निटी और हैप्पीनेस में क्या रिलेशन है? तो रिलेशन है कि जब किसी को आत्मसम्मान होता है, किसी की अपनी नज़रों में कोई वैल्यू होती है, तो वो खुद को इम्पॉर्टेंट मानते हैं। डिग्निटी ब्रिंग्स सेल्फ वर्थ। आत्मसम्मान होने से आप खुद की इज्जत करते हो। इट मीन्स रेस्पेक्टिंग योर सेल्फ, इसका मतलब है आप खुद का तो सम्मान करते ही हो, एंड ट्रीटिंग अदर्स विद रेस्पेक्ट, और दूसरों का भी सम्मान करते हो। डिग्निटी मीन्स अ सेंस ऑफ वर्थ। डिग्निटी का मतलब है कि आपकी जो वैल्यू है, विच ब्रिंग्स द फीलिंग ऑफ बीइंग एक्सेप्टेड इन सोसाइटी, उससे आप ये सोचते हो कि समाज में आपको लोग पसंद करते हैं, आपको एक्सेप्ट करते हैं, और उस समाज में पसंद करने से क्या होता है, एक्सेप्टेंस इन द सोसाइटी प्रोवाइड्स सेटिस्फैक्शन, उससे किसी को भी बहुत अच्छा लगता है, एंड मेक्स अ पर्सन हैप्पी। और इसीलिए जिस इंसान को ये पता होता है कि उसे समाज में लोग पसंद करते हैं, वो एक खुश इंसान होता है। तो दैट्स हाउ डिग्निटी एंड हैप्पीनेस आर रिलेटेड। क्वेश्चन नंबर 4 इज हाउ डज अ नेशन प्रॉस्पर व्हेन इट्स डॉटर्स आर हैप्पी। कोई देश किस तरह से हम बोलते हैं कि उन्नति करता है जब इसकी बेटियां खुश हैं? सो योर आंसर कैन बी अ हैप्पी डॉटर मीन्स देयर इज नो जेंडर बायसेस इन सोसाइटी। कोई लड़की खुश है किसी घर में, किसी समाज में, तो उसका मतलब है कि वो समाज लड़का और लड़की में अंतर नहीं करता है। गर्ल्स आर गिवन इक्वल अपॉर्चुनिटीज़, लड़कियों को वो मौके मिल रहे हैं एज बॉयज़ जो लड़कों को मिलते हैं, एंड आर ट्रीटेड विद रिस्पेक्ट, और लड़कियों को सम्मान मिलता है। एन एजुकेटेड वुमेन कैन पार्टिसिपेट इन कंट्रीज ग्रोथ। एक पढ़ी लिखी महिला देश के विकास में पार्टिसिपेट कर सकती है, एंड कैन प्रोवाइड फाइनेंशियल सपोर्ट टू हर फैमिली एज वेल, और ऐसा करते हुए वो अपनी फैमिली के लिए भी अर्निंग कर पाती है। दैट इज़ वाई, इसीलिए अ नेशन प्रॉस्पर्स, एक देश उन्नति करता है, व्हेन इट्स डॉटर्स आर हैप्पी, जब उसकी बेटियां खुश होती हैं। Let's come to section 4, and this is the last section of this activity. The government has launched many schemes for the education of the girl child. गवर्नमेंट ने लड़कियों के लिए बहुत सी स्कीम्स लाई हैं। सम ऑफ देम आर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ उनमें से एक है, इसके बारे में सबने सुना होगा। बालिका समृद्धि योजना, समग्र शिक्षा स्कीम, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, ये कुछ स्कीम्स हैं। ऐसे बहुत सारे स्कीम्स हैं। फाइंड आउट मोर सच स्कीम्स फ्रॉम द इंटरनेट। आप अपने स्टेट में इस तरह से और कौन से स्कीम्स हैं, या नेशनल लेवल पर गवर्नमेंट ने और कौन से स्कीम इस तरह से किए हैं, उनके बारे में पता करो। अपने टीचर से पूछो, अपने आसपास के लोगों से पूछो, और जिन लोगों को इनके बारे में नहीं पता है उनको इसके बारे में बताओ। स्प्रेड अवेयरनेस। तो ऐसे बहुत सारे स्कीम्स हैं, जैसे कि लाडली स्कीम, सुकन्या समृद्धि योजना, बालिका समृद्धि योजना, CBSE उड़ान योजना, इस तरह के ये कुछ स्कीम्स हैं। ऐसे बहुत सारे स्कीम हैं जो अलग अलग स्टेट में लाए गए हैं। तो ये स्कीम्स आप इनके बारे में डिटेल में जानो, और जिन लोगों को नहीं पता है उनको भी इनके बारे में आप अवेयर कर सकते हो। दिस ब्रिंग्स टू द एंड ऑफ दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे का सेक्शन पोएम ट्राई अगेन पर बेस्ड जो एक्सरसाइज है वो स्टार्ट करेंगे।